So we have studied about the 3 phases of the IR, fine, and that will be the 4th phase of IR. उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की, देन वी विल स्टार्ट डूइंग, ठीक है ना. हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ लेट मी नो, फाइन, आई विल डिस्क्राइब हिंदी में भी, फाइन, पैरेलली करते जाएंगे. सो दैट इज़ द 4th फेज ऑफ IR दैट वी आर सपोज टू डिस्कस. इसको कहा जाता है बेसिकली एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना. इसमें एंड ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब जो होगा वो करेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो करंट शुरू हो जाएगा तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा. किसने ये टर्म दिया था? दैट इज अगेन गिवन बाय हूम? फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है ना. सो ही इज अ पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म दैट इट लेड टू द एंड ऑफ हिस्ट्री. इट मीन्स बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड. यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है? अभी क्लियर है सारा? और इसका मीन्स वही है, यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब यूएस की हेजमनी अब स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड में. और ऑल्सो इट कोइंसाइडेड विद द टर्म दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण. तो उसका हिंदी है. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, द वर्ल्ड एज ए विलेज. मतलब आप कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी का दौर शुरू हो जाता है. जो यूएस की हेजमनी है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ कोइंसाइड कर रहती है. मैंने बताया भी था क्यों ग्लोबलाइजेशन लाया गया पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज यूएस ऐसा चाहती थी. फाइन, यूएस क्यों चाहती थी ऐसा? क्योंकि उसको बेचना था अपना सामान. बेचेंगे सामान जब जब लॉ एंड ऑर्डर होगा. ट्राई टू रिकॉल ऑल दिस थिंग्स. नाउ इट इज इंटरकनेक्टेड. इसलिए वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि वाई ग्लोबलाइजेशन बेसिकली स्टार्टेड एंड वाई इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द यूएस, बिकॉज यूएस वेयर द लार्जेस्ट एक्चुअली हेजमन ऑफ दैट टाइम एंड दे वांटेड ए ऑर्डरली वर्ल्ड, ठीक है ना. लड़ाई पीट होगी तो दिक्कत हो जाएगी. और ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट इज द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिज्म. फाइन. सो कैपिटलिज्म का जो एक्सपेंशन है वो ग्लोबलाइजेशन होगा. एंड दिस पिक्चर एक्चुअली शोज कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली अगेन इज इंडिकेटिव ओनली, नथिंग लाइक दैट कि ये दिखाती, बट अगेन इट इज द रीजन. फाइन. सो यहाँ से अब शुरू होती है स्टोरी. किसकी? स्टोरी ऑफ यूएस. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जो करंट में चल रहा है, प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर वो चल रहा है. एंड दैट इज एक्चुअली ए पीरियड व्हेन यूएस हेजेमनी इज इन डिक्लाइन. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेजेमनी एंड व्हाट इज डिक्लाइन. आपके फर्स्ट क्लास है ना, आपको थोड़ा इश्यूज होगा. प्लीज वॉच अवर प्रीवियस वीडियोस, आपको ना सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा. वी हैव डिस्कस ऑल दीज वर्ड्स. आपको जो नए नए एलियन वर्ड मिल रहे होंगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. काइंडली 4 क्लास हो चुकी है, आप देख लीजिए तो ये सब क्लियर हो जाएगा. और वो बहुत ही बेसिक्स मैंने पढ़ाया. फाइन, चलिए. और जो करेंट फेज है इसको कहा जाता है डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ रेस्ट. रेस्ट में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, दैट इज ब्रिक्स. फाइन. सो ब्रिक्स में अभी कौन सी कंट्री नहीं आई है जिसने ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया है? इंडिया तो पहले से मेंबर है. परसों तरसों ही न्यूज आया था. ये सब देखिए पूरी इंटरकनेक्टेड चीजें होंगी. फाइन. याद तभी होगा, इसलिए कहता हूँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं. याद तभी होगा व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रिक्स एंड व्हाई नाउ कंट्रीज आर ज्वाइनिंग ब्रिक्स, बिकॉज इट इज द राइज ऑफ रेस्ट. ये गूगल कर लीजिएगा विच कंट्री ज्वाइन रिसेंटली ब्रिक्स. आई गेस इट इज इजिप्ट विच ज्वाइंड द ब्रिक्स. ब्रिक्स का जो बैंक है उसको ज्वाइन किया, बेसिकली ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया, तो ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन किया. फाइन, चलिए. तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ रेस्ट. आप लोग ऐसे कोड भी कर सकते हैं. द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर इज नोन एज द डिक्लाइन ऑफ द रेस्ट एंड राइज ऑफ द वेस्ट. कैसे होगा? ठीक है ना, कैसे होगा? क्योंकि देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ क्या? यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है और ग्रेजुअल राइज ऑफ चाइना हो रहा है. और बेसिकली इस चीज को बहुत पहले एक थॉट कहते हैं ना, थिंकर थे, दैट इज सैमुअल पी हंटिंगटन. नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको हमेशा आएगा जब आप डीप स्टडी करते हैं तो हमेशा आता है. दैट इज सैमुअल पी हंटिंगटन, जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था दैट वी कॉल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. क्या कहते हैं? सभ्यताओं की लड़ाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एज पर द सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 9 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया. उन्होंने कहा लार्जली देयर आर 9 सिविलाइजेशन दैट विल कीप ऑन फाइटिंग विच ईच अदर. और फाइट क्यों करेंगे? हेजिमनी के लिए. आप हिंदी में इंग्लिश. सो हेजिमनी का मतलब तो वर्चस्व की लड़ाई होगी. सो सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था कि पूरे दुनिया में 9 ऐसी संस्कृति है जिसमें आपस में लड़ाई होगी वर्चस्वता के लिए, क्योंकि वर्चस्वता की ही लड़ाई है पूरी. IR इज ऑल अबाउट द हेजिमनी. फाइन. सो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो 9 सिविलाइजेशन में डिवाइड किया, दैट इज गिवन हियर. कैन यू सी? So there is a Islamic world, there is a Western world, there is a Latin American world, there is a African world, and we are Hindu and Buddhist and जो भी हम लोग यहाँ पे. फिर सैनिक है, जापानीज है एंड द ऑर्थोडॉक्स है. ठीक है ना, 9 हो गए टोटल. सो लार्जली कह रहे हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो फाइनल लड़ाई होगी 2 जगह पे होगी. कहाँ होगी? सो उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो कंसेप्ट दिया,
तो उन्होंने कहा कि देयर आर 9 सिविलाइजेशन दैट आर फाइटिंग फ्रॉम ईच अदर फॉर द हेजेमनी, और फाइनली उन्होंने कहा ये सेटल जो होगा जो फाइनली दो में होगा, ठीक है ना, एक तो होगा बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द इस्लामिस्ट कंट्री, ठीक है, एंड सेकेंड होगा बिटवीन द साइनो एंड इंडियंस, नॉट ऑर्थोडॉक्स, इंडो बुद्धिस्ट। चीन को कहा जाता है, चाइना इज नोन एज साइनोस, ठीक है ना। सो अभी देखिए कैसे वेस्टर्न और इस्लामिस्ट वर्ल्ड लड़ रहे हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। साइनो चाइना, इंडो चाइना, अल्टरनेटली दोनों की बात करते हैं, इसमें दोनों अल्टरनेट चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है ना। दिस अ वर्ड एक्चुअली ये सब होता है ना, गिमिक्स हैं, गिमिक्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। यू कॉल साइनो, यू कॉल इंडो, यू कॉल इंडिया, वी कॉल कुछ भी, ठीक है ना। सो उन्होंने कहा लार्जली जो लड़ाई फाइनल सेटल होगी, दो ही ऐसे बड़े पावर्स हैं जिसमें सेटल होगी। पहला होगा बिटवीन वेस्टर्न एंड इस्लामिस्ट वर्ल्ड, जो हम देखते हैं ये बहुत पहले से शुरू हो रहा है। ट्राई टू रिकॉल खलीफत आंदोलन, और उससे भी पहले याद कीजिए फॉल ऑफ द कॉन्टेस्टेंट या फिर फॉल ऑफ टर्कीज, ठीक है ना। खलीफत का फॉल होता है और उसके बाद उनको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है वो सुपर पावर हो जाएंगी, इसलिए इंडिया में खलीफत आंदोलन होता है, एक खिलाफत आंदोलन जो कहते हैं, फाइन। एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया में भी लड़ाई होने वाली है बिकॉज ऑफ द सिविलाइजेशन क्लैश है ये, और फाइनली जो इसमें इमर्ज होगा विक्टोरियस, उसको पूरे वर्ल्ड का पावर मिलेगा। एंड यू कैन कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स, दीज आर द थ्योरी गिवन बाय वे बैक, और नाउ वी हैव ऑल द एविडेंसेस ऑफ इट कि ये कैसे हो रहा। और जो ये कोविड हुआ है इसमें ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की काफ़ी बात चल रही है, न्यूज़ में देखते रहेंगे आप, कई बार देखेंगे, अब पढ़ेंगे तो शायद दिमाग में भी आएगा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, संस्कृति की लड़ाई क्या है। तो बेसिकली यही है, दैट इज फाइट फॉर द हेजेमनी, और इसमें आपस में लड़ाई हो रही है। और कहा जाता है कि अल्टीमेटली इट इज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट मे टर्न विक्टोरियस, और अगेन इट इज़ द इंडियन और बुद्धिस्ट कल्चर दैट विल बी सुपर इम्पोजिंग अपॉन द साइनो कल्चर और चाइनीज का कल्चर, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे सुपर इम्पोज करेगी या कैसे हेजेमन उसका कायम होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फाइन। सो वी हैव वेरियस एग्जाम्पल, फाइन। एग्जाम्पल क्या है कि यू सी द राइज ऑफ इस्लामिस्ट और आइसिस, एंड यू सी द राइज ऑफ यूएसए एज वेल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने पहले क्या कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने, उसका फाइनल आउटकम क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज अ कंसेप्ट गिवन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने तो हो गया। इसमें कहा कि देयर विल बी क्लैश बिटवीन वेस्टर्न एंड चाइनीज प्लस वेस्टर्न एंड इस्लामिस्ट प्लस चाइनीज एंड इंडियंस, फाइन, ये तो हमने पढ़ लिया। और बेसिकली जो फाइनल आउटकम होगा दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कि कैसे इस्लामिस्ट संस्कृति को सुपर पावर करना, मतलब कि ये करना, ओवर पावर करना इज वेरी इजी, ठीक है ना। सो इनका कहना था सैमुअल पी हंटिंगटन का कि जो इस्लामिस्ट पावर हैं बेसिकली वो फंडामेंटलिस्ट इन नेचर है, फाइन। सो देयर आर टू वर्ड दैट इज फ्रिक्वेंटली इंटरचेंजेबल, एक वर्ड होता है इस्लामिस्ट और दूसरा वर्ड होता है इस्लामिक। तो कभी भी इस्लामिस्ट को इस्लामिक के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। व्हाट ही इज सेइंग कि इट इज इजी टू मैनेज इस्लामिक चैलेंजेस बाय यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस, दैट इज फॉल्ट लाइन इन द इस्लामिक वर्ल्ड, फाइन। तो इस्लामिक वर्ल्ड में क्या इश्यूज हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए मैं आपको दो वर्ड दूंगा, दैट इज फर्स्ट इज इस्लामिक, so there are two words, that is Islamic and second is Islamist. क्या फर्क है, कुछ पता है आप लोगों को? What is the difference between both these two words? कभी सुना है क्या? शिया सुन्नी जो फ्रैक्शन है, नहीं सुना है? So it's very important also. आंसर राइटिंग में इस वर्ड का काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल there are two, दोनों आइडियोलॉजी है। सो इस्लामिक जो वर्ड होता है ये बेसिकली रिलीजियस इन कनोटेशन, यानी कि ये धार्मिक चीज़ों को दिखाती है, फाइन। एट द सेम टाइम इस्लामिस्ट जो वर्ड है दैट शोज द पॉलिटिकल फेस ऑफ इस्लाम। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फेस ऑफ इस्लाम, जिसमें वो इस्लाम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कहते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह, और इसके साथ ही फंडामेंटलिज्म का रिलेशन है, यानी कि देयर इज नो रॉन्ग इन द इस्लाम और द इस्लामिक, बट इट इज इशू क्रिएटेड बाय इस्लामिस्ट। सो जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे, जो टेररिस्ट होंगे, वो कौन होंगे? इस्लामिस्ट होंगे। नेवर यूज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली, दोनों में बहुत फर्क है।
और ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। जनरली मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इस्लामिक फंडामेंटल नहीं है भाई, इट इज़ इस्लामिस्ट, बिकॉज इस्लामिस्ट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कनोटेशन, जो उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाती है, जो उसके हेजमन को दिखाती है, बट नेवर एनी रिलीजन टॉक्स अबाउट द हेजमन, इट टॉक्स अबाउट द पीस एंड ऑल। फाइन, रिलीजन कभी भी लड़ाई की बात नहीं करती, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन विच क्रिएट्स डिफरेंसेस। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन के कारण इशू आता है, इसलिए इस्लामिक और इस्लामिस्ट का डिफरेंस समझना जरूरी है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो इन्होंने कहा कि इट्स वेरी इजी टू कैटर द फॉल्ट लाइन, और उन्होंने कैसे कहा कि इट्स वेरी इजी टू कैटर द फॉल्ट लाइन बाय द एक्चुअली यूएसए, और वी कैन सी द वेरियस इस्लामिस्ट फोर्सेज दैट इज वर्किंग pan world and how USA is intervening into their affairs. This infographics basically shows the various issues of the issues created by the Islamist forces in the world. कहाँ पे हैं? So basically it started from the Iraq. We will discuss कैसे शुरू होता है. Fine. इराक के बाद ये परकोलेट कहाँ होता है? सीरिया में. सीरिया का हमने पढ़ा है, ठीक है ना. इराक का आज हम लोग पढ़ेंगे. मलेशिया में भी काफ़ी है, मैंने कहा था मलेशिया का पाम ऑयल वाला, ठीक है ना. कीनिया में है, चाइना में भी है. चाइना में कौन सा है? उग्यूर्स. उग्यूर्स आर मुस्लिम्स जो दिखते मंगलॉयड हैं, बट वो बेसिकली मुस्लिम्स हैं वहाँ के, और उनका बेसिकली एक रेशियल डिफरेंसेस भी है, ठीक है ना. और चाइना इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सप्रेशर ऑफ द मुस्लिम रीजन, इसलिए उनका कहा था कि ह्यूमन राइट का उनको वायलेशन कर रहे हैं. फाइन. और इंडिया कहीं ना कहीं वो उसको प्ले डाउन करती है. एंड देयर इज अ राइज ऑफ देयर यूज्ड टू बी राइज ऑफ द फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज इन द सऊदी अरबिया. बट सऊदी अरबिया ने काफ़ी रिफॉर्म किया है अंडर द रिजीम ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है ना. मोहम्मद बिन सुलेमान, MBS जिसको बोलते हैं, वो बहुत रिफॉर्मिस्ट हैं उनके, इसलिए इंडिया के उससे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं. अभी के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन इस्लामिक कॉपरेशन में यदि कोई क्लाउट रखता है तो वो सऊदी का है, और सऊदी इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है, बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है. और ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट जिसने काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ये किया. कहने का सारा मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं होके जो इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं उन्होंने इश्यूज क्रिएट किया हुआ है, सब जगह किया हुआ है, और इसका फायदा यूएसए उठाती है. कैसे उठाती है? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना. सो उससे पहले हम लोग समझते हैं डिफरेंस क्या होता है बिटवीन डिफरेंट वर्ड. सो कभी सुना है क्या एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, इस्लामिज्म और इस्लामिस्ट और ग्लोबल जिहाद, क्या फ़र्क होता है? फ्रिक्वेंटली यूज होते रहता है, और बहुत सारे मैंने मिस्टेक्स भी देखे हैं, लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, किसी को कुछ से इशू रिलेट करते हैं. सो एक्सट्रीमिस्ट क्या है? दैट इज पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म. फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम, अतिवादी, यही वर्ड है. नेवर यूज अतिवादी उग्रवादी में बहुत फर्क है, ठीक है ना. सो एक्सट्रीमिज्म इज अतिवाद करना. अतिवाद कहाँ है? किसी भी रिलीजन में हो सकता है, किसी भी कल्चर में हो सकता है, अतिवादी हो सकता है. दैट इज द पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म. फॉर एग्जाम्पल, वायलेंट नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट, नागा इंसर्जेंसी हैं, ठीक है, या फिर कश्मीर में बात चल रही है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं? LWE कहते हैं. उनको टेररिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि दे टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, एकदम लेफ्ट की बात कर रहे हैं. दूसरा वर्ड होता है दैट इज फंडामेंटलिज्म, ठीक है ना. फंडामेंटलिज्म इज द पॉलिटिकल क्वेस्ट. ये कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें वही सही हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कल्चर, ठीक है ना. ओल्ड कल्चर में इसकी जो पुराने टाइम में हो रहा है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में भी है. पुराने टाइम में जो चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल, दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होते रिफॉर्म मूवमेंट, एक होते रिवाइवल मूवमेंट. सो रिवाइवल बात करती है कि जो आज से पहले वेदों में चल रहा था वही हम लोग फिर से इम्पोज करते हैं, ठीक है ना. या फिर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या फिर मिडिल किंगडम डिसऑर्डर जिसको हमने बोला था, मिडिल किंगडम ड्रीम बोला था चाइना. सो दैट इज अगेन क्या? फंडामेंटलिज्म. फाइन. हर एक रिलीजन में, हर एक रीजन में है. और ये बात करेंगे पुरानी चीज़ों के, तबलीगी जमात, ठीक है ना. दीज आर द फंडामेंटल. सो अपने हिंदू रिलीजन सब जगह है, सब रिलीजन में होता है. नॉ इस इज द इस्लामिस्ट और इस्लामिक फोर्सेस. फाइन. जो मैंने कहा था अगेन, दे आर एक्सट्रीम फॉर्म पे हैं, जो क्या हो जाते हैं? फंडामेंटलिज्म का मिक्स होता है एक्सट्रीमिज्म पे, और वो वायलेंट हो जाते हैं. एंड द थर्ड एंड लास्ट इज द ग्लोबल जिहादिज्म, जो हमने देखा जिहाद, जो किसी ने 9/11 में हुआ था, जो कश्मीर में लोग कहते हैं, जो बाबर ने इन्वोक किया था, ठीक है ना. दीज आर द वर्ड्स दैट इंटरचेंजबली यूज, बट इनका अलग अलग मीनिंग है. फाइन. सो देयर आर वेरियस रीजन, वी विल डिस्कस. बाबर बेसिकली भारत शौक से नहीं आया था. इंडिया वॉज नोन एज द सोने की चिड़िया. सो लार्ज रीजन वॉज टू एक्सट्रैक्ट मनी, ठीक है ना. बट अगेन उसको यहीं पे रहना, अगेन बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी क्यों आया था, बट अभी इतना ही जान लीजिए.
इमीडिएट रीजन वाज अगेन ही वाज कॉल्ड बाय समवन इंडिया में, राणा संगा एंड ऑल. सो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन फर्स्ट टाइम इंडिया में इवन इफ समवन इन्वोक जिहाद तो इट वाज बाबर, बिकॉज बाबर के फोर्सेस कम थे और रिलीजन इज समथिंग दैट बाइंड्स यू एंड बाइंड्स यू स्ट्रांगली. ठीक है ना, तो जिहाद इन्वोक कर दिया तो लोग मरने मारने के लिए आ गए कि मर जाएंगे लेकिन जिहाद करके जाएंगे. फाइन. सो दैट्स व्हाई बाबर वॉन द वॉर, because he again mixed the religion with his political aspiration, and that is actually what is the fundamentalism कह सकते हैं इसको. फाइन. और इसको रिफाइन करने दीजिए और तो ग्लोबल जिहाद हो गया जो 9/11 का हुआ, 26/11 का रीजन हुआ. दीज आर द रीजन. ठीक है ना, तो दे आर इंटरचेंजेबल वर्ड. कभी भी इसको मिक्स मत कर देना. फंडामेंटलिस्ट को कभी एक्सट्रीमिस्ट मत कर देना, एक्सट्रीमिस्ट को कभी जिहादिस्ट मत करना, क्योंकि अलग अलग उनकी डिग्री होती है. क्लियर है? हिंदी में भी क्लियर है ना? अतिवाद, उग्रवाद और जिहाद तो खैर क्लियर ही है. Now let us try to understand the case study of the Iraq. So very interesting case study. आपको इसमें पता चल जाएगा कि what is the rise of the ISIS क्या है. ISIS एक वर्ड है, सुना है क्या? नहीं सुना है? So ISIS तो बहुत फेमस है यार. ISIS क्या है ये? इराक एंड सीरिया है ये, ओरिजिनल यही है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया. फाइन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द जेनेसिस ऑफ आईसिस एंड कैसे ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, कैसे यूएस का रोल है और उसका इंप्लीकेशंस क्या होते हैं. आपको एक बहुत बड़ी केस स्टडी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा, कभी न्यूज़ पढ़ेंगे आप, क्यों मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट है, वाई इंडिया इज क्वाइट फैनेटिक अबाउट द आईसिस एंड ऑल. फाइन. आपको पता चल जाएगा. तो फाइनली इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इज द वर्ड. फाइन. सो इसका जेनेसिस समझते हैं. जेनेसिस का शुरू होता है, अदर इज ए थ्योरी इन द पॉलिटिक्स, कहीं पे भी थ्योरी होता है कि एक स्टेब्लिश्ड पावर के फॉल के साथ एक नए पावर का राइज होता है. हमेशा देखते हैं आप, हमने देखा है, जो हमने किस थ्योरी में पढ़ा था, यूएसए एंड ऑल में पढ़ा था. थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लिए, इट इज ए एस्टेब्लिश्ड फैक्ट. सो अकबर औरंगजेब के डेथ के बाद बहुत से छोटी छोटी राजाओं का उद्भव होता है, इंक्लूडिंग मराठास. क्यों? एक ग्रेट पावर का फॉल होने पर एक कोई ना कोई उसको रिप्लेस करने का आती, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई आता ही है. अब ये लक पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा वाला पावर आता है कि खराब वाला पावर आता है. बट अगेन कहीं पे भी वैक्यूम होगा, पॉलिटिकल वैक्यूम. सो 2009 में इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था, बिकॉज मनमोहन सिंह वॉज नॉट दैट इंस्पायरिंग. ठीक है ना, और कोई अल्टरनेटिव थी नहीं, तो उसको फिल करने के लिए कौन आ गया? बीजेपी. ठीक है ना, बीजेपी के बाद भी कोई पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गई जो इट सीम्स टू बी प्रोबेबल, तो उसको भी फिल करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा. फाइन. सो इट कीप्स ऑन गोइंग. सब जगह होता है ये. कोई भी कंपनीज का फॉल होता है, कोई भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में किसी का फॉल होगा, देखिएगा किसी का इसी तरह राइज होता रहता है. दैट इज अगेन यूनिवर्सल थ्योरी. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, रीजन है आईसिस के पीछे यही थ्योरी काम करती है, एंड यू विल सी कि कैसे आईसिस का राइज हुआ है. सो आईसिस का राइज के लिए हमें समझना पड़ेगा दैट पहले डेमोग्राफी ऑफ द इराक, और इराक में क्या हुआ था. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. फाइन. सो इराक इज अगेन वेरी कम्प्लेक्स डेमोग्राफी समझते हैं ना, जो उनका पॉपुलेशन के कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको डेमोग्राफी बोला जाता है. ठीक है. सो इनमें लार्जली 3 टाइप के पॉपुलेशन है. एक है शिया, एक है सुन्नी और एक होते हैं कुर्द. ठीक है ना, ये सब ट्राइब्स हैं. कुर्द ट्राइब है, शिया एंड सुन्नी रिलीजन वाले. फाइन. सो लार्जली इनके 3 हेजेमनी, मतलब 3 रिलीजन का और 3 मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी का वहाँ पे, ठीक है ना, राइज है. तो इंटरेस्टिंग क्या है वहाँ पे, इंटरेस्टिंग ये है कि इराक में बेसिकली मैंने क्या कहा, पहला हो गया शिया, दूसरा हो गया सुन्नी, एंड तीसरा एक पावर है दैट इज कुर्द्स. और ये हम बात करें इराक की. सो इराक में जो बेसिकली लीड कर रहा था दैट वाज सद्दाम हुसैन. सद्दाम था. सो सद्दाम ऑलमोस्ट 20 इयर्स तक का उसका राज रहा है. फाइन. 20 इयर्स का राज रहा है, एंड ही यूज्ड टू बी व्हाट, सुन्नी. फाइन. सुन्नी होता था लेकिन राज करता था, बिकॉज सुन्नी वाज ए डोमिनेंट, कह सकते हैं वहां का रिलीजन ऑफ दैट टाइम. रिलीजन ही कहिए, सब फैक्शन ऑफ द इस्लाम. सो ये डोमिनेंट थे. क्या थे ये? तो डोमिनेंट थे. तो इसको मैं अपर हैंड देता हूं, ऐसे स्टार बना देता हूं, अपर हैंड देता हूं. ये डोमिनेंट है क्योंकि सुन्नीज क्या थे वहां के, वो पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे, और उनके पास आर्म्स भी थे. तो उन्होंने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, पूरे का इराक का सिचुएशन कैप्चर कर लिया. ठीक है. तो सद्दाम हुसैन बन जाते हैं वहां के लीडर.
ठीक है, और 20 साल तक रहते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है 2003 में। क्या होता है? 2003 में यूएसए इन्वेडेड इराक। क्यों किया? बिकॉज उनका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या है? WMD। क्या है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फाइन। सो इसके एलिगेशन पे उन्होंने क्या कर दिया? इन्वेड कर दिया। क्या? इराक को इन्वेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2006 में सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 2006 में इनको मार दिया जाता है। ठीक है, मार दिया गया। अभी क्या होता है? सद्दाम हुसैन के मरने के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल वैक्यूम ऐसे क्रिएट होता है क्योंकि जो मोस्ट अथॉरिटेटिव फिगर थी इराक की, वो चली गई, दैट इज सद्दाम हुसैन, ही डाइड। अब क्या होगा? डेमोक्रेसी को वहां पे पैराशूट किया गया। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डेमोक्रेसी वाज पैराशूटेड इन इराक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पैराशूटिंग में कर रहा हूं। पैराशूट कैसे किया जाता है? नहीं नहीं चाचा के नहीं, मैं वर्ड कर रहा हूँ। देखिए ये सब वर्ड आप यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है ना, डेमोक्रेसी वाज पैराशूटेड स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं आ रहा पैराशूट की क्या होती है अभी। ठीक है, ठीक है ना, जो भी है। सो पैराशूटेड इनटू द इराक, इसका मीन्स यह होता है कि डेमोक्रेसी वाज नॉट पार्ट ऑफ द इराक। वहाँ पे क्योंकि जो पावरफुल होता था, जो डोमिनेंट होता था, वो राज करता था और उसके डर के कारण भय कायम रहता था। बट अभी यूएस आते हैं तो यूएस का क्या ड्रीम है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। फाइन। सो डेमोक्रेसी को उन्होंने पैराशूट किया। यदि डेमोक्रेसी आएगी तो किसकी जीत होती है डेमोक्रेसी में? मेजोरिटी की। हमेशा मेजोरिटी की जीत होती है। सो मेजोरिटी की जीत होगी तो अब सिचुएशन क्या बदल जाएगा? जो पहले सुन्नी बहुत टाइम से राज कर रहे थे, अब डेमोक्रेसी कौन आ जाएंगे? शिया राज में आ जाएंगे। ठीक है, सो शिया अब बन गए क्या? राजा बन गए कहाँ के? इराक के। ठीक है, एट द सेम टाइम जो सुन्नी थे वो साइड लाइन हो गए। शिया राजा बनेंगे, 25-30 साल से उनका कोई राजा नहीं है तो शिया सब जगह अपने लोगों को डालेंगे, तो शिया डोमिनेट करने लगे पॉलिटिकल सिचुएशन। तो बताइए सुन्नीज जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे क्या? जिनको एक बार पावर का टेस्ट लग जाता है ना, फिर उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, इसलिए नेता नगरी बहुत डेंजरस चीज़ होती है। एक बार आप नेता बन गए और एक बार आप बन गए मंत्री तो जिंदगी भर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पावर में रहें, बिकॉज उसका अलग नशा होता है। तो इनको एक नशा चढ़ा हुआ था पावर का, दे वर ड्रंक विथ पावर। अब नाउ ड्यू टू डेमोक्रेसी, दैट इज एक्चुअली पैराशूटिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, शियाज राज में आ गए। शियाज राज में आते हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं रहते। ठीक है, इनको धीरे धीरे करके शिया लोग सुन्नियों को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो गया यूएस के इन्वेजन के बाद। अब इन्होंने क्या किया? सुन्नी के जो पॉलिटिकल फिगर्स थे, सुन्नी के जो लीडर्स थे, जो उसके मेजर जनरल थे उस टाइम के, जो उसके कैप्टन थे, जो उसके लेफ्टिनेंट थे आर्मी में, ठीक है ना, सब जॉबलेस हो गए। लेकिन सब क्या है? ट्रेंड हैं। सबके पास क्या है? पैसा, 20 साल से राज कर रहे हैं। ठीक है ना, और सबके पास कनेक्शंस हैं। ठीक है ना, तो राइज किस चीज का होता है? यहीं पे आईसिस को। सो आईसिस वाज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द यूएस it was created out of the compulsion, because Sunni leaders who were powerful, who were having arms with them, now were feeling alienated due to the policies adopted by the Shias because of the parachuting of the democracy. Now it is the Sunni who was trying to impose their hegemony upon the Shias, or it was not possible because of the parachuting of the democracy. They resorted to whom? Violence. और यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का जन्म होता है, that is ISIS. ISIS का जेनेसिस हो गया। सो कौन ओरिजिनल पापा है इसका? यूएस है। लेकिन इसका कंसीक्वेंस क्या होता है? पूरे वर्ल्ड पे होता है। नाउ लेट अस, ये क्लियर है ना? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो मैं कहता हूं ना, द एक्चुअल डेविल ऑफ द वर्ल्ड इज यूएस। दुनिया में जितनी फसाद हैं सब यूएस का है किया हुआ। यू गो टू द मिडिल ईस्ट, यू कम टू इवन द सॉदर्न अपना एशिया, यू विल सी सब यूएस का क्रिएटेड, क्योंकि दे एंजॉय दिस थिंग। फाइन। सो इराक का केस समझ में आ गया। So let us try to understand. आप लोग को लिखना है, लिख लीजिए। So fault line in Islam can be based understood by the demography of Iraq. ठीक है ना, जिसमें इराक के 3 करते हैं, जैसे इथनो रिलीजियस ग्रुप, शिया, सुन्नी एंड कुर्द्स। शिया इज मेजोरिटी, सुन्नी इन माइनॉरिटी एंड कुर्द्स आर अगेंस्ट सुन्नी। बट उनका क्या है कि वो ट्राइब सोसाइटी है, तो कुर्द्स की अलग से अपनी आइडेंटिटी है। दे डोंट गो फॉर द रिलीजियस बट दे गो फॉर द ट्राइबल आइडेंटिटी मोर। सो फाइट इज बिटवीन बेसिकली शिया एंड सुन्नी। या तो फोटो भी बना लेंगे, दैट विल सफाइस।
फोटो बना लीजिए, दैट इज सफाइस, बट लिखते रहिए साथ साथ में, ठीक है ना। हिंदी में अब कोई दिक्कत होगी तो लेट मी नो। हाँ हाँ मैं बैठ जाता हूँ वैसे भी। हिंदी में डिक्टेट कर दूं क्या, चलेगा? ठीक है, चलिए नॉ ये तो समझ में आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या, तो अब क्या होता है बेसिकली, जो सुन्नीज हैं वो क्या ज्वाइन कर लेंगे, आईसिस को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको भी पावर चाहिए, पैसा चाहिए, तो अब वो पूरे वर्ल्ड को राज करना शुरू करते हैं, और इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी करेंसी आ जाती है, और फिर आईसिस को आप सब जानते हैं, सो वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटेबल फोर्स, फाइन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, नॉट इंपॉर्टेंट, बट आप एक बार देख लीजिएगा, इट विल गिव यू एन आइडिया कि सद्दाम हुसैन की क्या क्या स्टोरी रही है, फाइन। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्पज, बट जनरल ज्ञान के लिए अच्छा है। नाउ कम्स द वेरियस, मैंने कहा था एक पावर का फॉल होता है तो दूसरे पावर का राइज होता है, फाइन। नाउ दीज आर द वेरियस पावर्स दैट केम इनटू द पिक्चर आफ्टर द डेथ ऑफ द सद्दाम हुसैन। कैन यू सी हाउ मेनी पीपल आर देयर फाइटिंग फॉर देयर political clout in the Iraq? At least there are 3, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 लोग हैं जो लड़ रहे हैं। सो बताइए मिडिल ईस्ट में कभी शांति आएगी क्या? कभी नहीं, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि अपने पावर को छोड़े। और अगेन लास्ट में अबू बकर अल बगदादी है जो दैट बिकेम द होल एंड दैट वी कॉल खलीफा। सो ही डिक्लेयर हिमसेल्फ खलीफा, और उसने आईसिस को एक अपना एक बहुत बड़ा फिगर दे दिया, फाइन। और उसके कारण पूरा का पूरे वर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत होती है, दिस द राइज ऑफ द इस्लामिस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट इस्लामिक अगेन, इट इज इस्लामिस्ट, बिकॉज दे आर हैविंग द पॉलिटिकल एस्पिरेशन। इनका क्या एस्पिरेशन है कि वर्ल्ड में शरीयत को लागू करना, फाइन, और पूरे वर्ल्ड को क्या बना देना, इस्लाम। मतलब बेसिकली कहते हैं कि 2-3 कंसेप्ट है, दारुल अरब दारुल हरम का, ठीक है ना। तो उसका कंसेप्ट है, अगेन वी विल स्टडी आगे आने वाले टाइम में विल, ठीक है ना। सो वो कहते हैं कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको सबको बिलीवर्स बना दो, बिलीवर ऑफ हम अल्लाह। बेसिकली कुछ नहीं है, पैसा उगाही करने का जरिया है। सो व्हाट, तो सुन्नी ही तो है पावरफुल। शियाज को ये शियाज को बहुत परेशान करते हैं, दे किल शियाज, दे बहुत सारे शियाज को मारा इन्होंने। नहीं, देखिए देर प्राइम दे हैव टू एक्चुअली इनके 2 कंटेंडर्स हैं। सो इनके 2 पैरेलल कंटेंडर्स हैं। एक क्या हो गया, दैट इज शिया प्लस सुन्नी की लड़ाई तो है ही, शिया सुन्नी की लड़ाई है, ऑलरेडी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आप जान लीजिए कि इस्लाम के 2 वर्जन हैं, वन टॉक्स अबाउट, ले लीजिए कि प्रॉफिट के बाद के जनरेशन की लड़ाई है, इंटरप्रिटेशन की लड़ाई है, बेसिकली बहुत लंबी स्टोरी है, इट विल टेक टाइम। एक्चुअली वे नवासे को मार दिया है, तो वन फैक्शन इज सपोर्टिंग नवासा वाला, सेकेंड सपोर्टिंग इज बाद वाला, एंड उसी की लड़ाई बेसिकली, वो लंबी स्टोरी है। बट आप थोड़ा सा जान लीजिए कि अगेन इट्स अ फाइट फॉर द अगेन हेजेमनी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, फाइन। सो अभी शिया सुन्नी के पास असम में लड़ाई है, तो पहला फाइट तो क्या इंट्रा रिलीजन जो इस्लाम में ही है। दूसरी बात इनकी दूसरी जो लड़ाई है, लार्जर लड़ाई है, दैट इज फ्रॉम द नॉन बिलीवर्स। नॉन बिलीवर्स ऐसे लोग होते हैं जो इस्लाम में भरोसा नहीं करते, तो दूसरी इनकी जो लड़ाई है वो नॉन बिलीवर्स है। तो इनकी 2 लड़ाई होती रहती है हमेशा, सुन्नी शिया वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में है, एंड फ्रॉम अदर रिलीजन, फाइन। बेसिकली कुछ भी नहीं है, लड़ाई इज वन थिंग दैट कीप्स द इकोनॉमी गोइंग ऑन। सो यदि आईसिस आती है तो आईसिस क्या करती है, पूरे के पूरे इराक के ऑयल फील्ड को कैप्चर कर लेती है। उनको कोई मतलब नहीं था, ऑयल फील्ड को कैप्चर करेगी तो क्या पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, उनको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। और अगेन वो लड़ाई होती रहेगी, ठीक है, अभी क्लियर है, ठीक है। तो उनकी दोनों जगह से लड़ाई है, पैरेलल लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ठीक है। सो इसलिए कभी भी मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती, बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूएस जो उन्होंने कर दिया। ये हो गया इराक की स्टोरी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ
फुटप्रिंट ऑफ ये भी देख लेते हैं, दैट इज फुटप्रिंट ऑफ द आईसिस कहाँ कहाँ पे है. इट विल गिव यू एन आइडिया कि कहाँ कहाँ लड़ाई हो रही है. सो बेसिकली आईसिस स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? इराक. सो देख लीजिए, इराक. इस्लामिक स्टेट वाज बोर्न आउट ऑफ द इराक एंड कंट्रोल लार्ज रीजन इन द नॉर्थ. फाइन. सो यहाँ से हुआ है. इराक के बाद ये कहाँ गए थे? सीरिया. मैंने कहा था बशर अल असद वाली लड़ाई. तो सीरिया इज अगेन वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन सीरिया में है. वहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स हैं, हमने देखा भी था. सो देयर इज यूएस, देयर इज ए रशिया, देयर इज ए बशर अल असद, देयर इज ए आईसिस, ईरान है, इराक है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं. ठीक है ना. और फाइनली इट इज द रशिया विज हैविंग अपर हैंड, जो सपोर्ट करिए बशर अल असद रजीम को. मतलब अगेन वहाँ पे लड़ाई चलते रही है. लीबिया, गद्दाफी याद कीजिए, गद्दाफी में भी है. गद्दाफी के मरने के बाद कौन आ गया वहाँ पे पावर में? आईसिस आ गया. बशर असद को यदि आप रिप्लेस करें तो कौन पावर में आएगा? आईसिस आएगा. ठीक है ना. ट्यूनीशिया में बॉम्बिंग हुई थी, ट्राई टू रिकॉल. न्यूज़ में कहीं ना कहीं सबका नाम सुना होगा आपने. सब कहीं ना कहीं रीज़न यही है क्योंकि यू आर क्रिएटिंग वैक्यूम एंड वैक्यूम को फिल करने के लिए आईसिस आ जाती है. फाइन. अल्जीरिया, यहाँ पे भी बहुत सारी लड़ाई, बोको हराम एंड आर रिलेटेड. ठीक है ना. ट्रिपोली वी हैव सीन. ठीक है ना. मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ द एरिया जहाँ पे आईसिस अपना टेंटिकल्स फैला रही है, इंक्लूडिंग फ्यू पार्ट्स ऑफ द इंडिया. इवन दे आर रिमर्ड की आफ्टर द राइज ऑफ तालिबान दे विल इन्वेड इंडिया कहीं ना कहीं. और हमने एक दो न्यूज़ देखे भी हैं. अगेन देयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट वो कहीं ना कहीं इंडियाज को कहीं ना कहीं वो देती हैं कि दीज आर नॉट गुड इंडिकेशन. फाइन. और कहीं ना कहीं माना जाता है तालिबान के साथ इनका भी इंडिया में इन्वेजन होगा. फाइन. चलिए, सो क्लियर है. बट इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कहाँ कहाँ वो इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ उनके फुटप्रिंट्स हैं. जहाँ जहाँ पे भी वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहाँ पे भी आईसिस आएगी. ठीक है ना. और जहाँ जहाँ पे फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं, जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर आईसिस आएगी. ये तो केस स्टडी 1 हो गया. नाउ केस स्टडी 2 इज अबाउट द पाकिस्तान. Let us try to understand the situation of the Pakistan and how fundamentalist forces are creating a huge issue in the South Asia. So पाकिस्तान की fault line क्या क्या है? Let us try to understand first. ठीक है ना. So basically पाकिस्तान में 4 और 5 fault lines हैं एंड इंडिया को हमेशा इसको यूटिलाइज भी करना चाहिए. इंडिया कोई भी यूटिलाइज नहीं करती. फाइन. सो कैन यू सी इंटेंसिटी ऑफ इंसर्जेंसी, ये वाला वर्ड ये. तो यहाँ पे 4-5 अलग अलग हैं. माइल्ड, हाई, प्री नोटिक्स एंड वेरी हाई. So बलूचिस्तान, that is largest province of the पाकिस्तान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी है वहाँ पे. ठीक है ना. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉल्ट इन व्हाट पाकिस्तान. और बलूच नेशनल मूवमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. और ऑफ लेट इसको काफ़ी पावर भी मिला है क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? बलूचिस्तान प्रोविंस में ही बन रहा है. और चाइना चाह रही है इसको सप्रेस करना, इंडिया चाहती है कि नहीं ये सब नेशनलिज्म वहाँ पे जनता रहे. ठीक है ना. तो बलूचिस्तान में इंडिया कहीं ना कहीं एक्टिव है. BLA कहते हैं, दैट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी. दैट इज वेरी अगेन स्ट्रॉन्ग और वो हमेशा कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों के फोर्सेस के साथ करते रहते हैं लड़ाई. फाइन. चलिए, उसके बाद कहाँ पे है? POK में भी काफ़ी इश्यूज हैं. हम लोग इंडियन मीडिया जनरली फोकस नहीं करते पाकिस्तान के POK इश्यूज में, बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वहाँ के आर्म पर्सनल के ऊपर काफ़ी वो लोग वो करते हैं. दे एक्चुअली कश्मीर में जो है ना, इनकी अलग ही आइडेंटिटी, दैट इज कश्मीरी आइडेंटिटी. दे प्रीफर कश्मीरी आइडेंटिटी. उनको ये लगता है कि दे आर ट्रैप्ड बिटवीन द 2 फोर्सेज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. और वो ना इंडिया को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं. बट पाकिस्तान वाले हमेशा ये शो करते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के पार्ट हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. यू विल सी लॉट्स ऑफ द वीडियोस जहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है. आई हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ स्लोगन्स फ्रॉम द POK, बिकॉज POK में भी सब नेशनल्स काफ़ी हाई लेवल पे है. दे आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम आउट ऑफ पाकिस्तान. फाइन. अभी तो ऑफ लेट उन पे सिंधु देश की बात चल रही है पाकिस्तान में. ठीक है ना. कराची उसका बना दिया जाए कैपिटल एंड ऑल. दीज आर द फॉल्ट लाइन दैट इज एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान. और यदि इतनी सारी फॉल्ट लाइन आएंगी तो कहीं ना कहीं यू विल सी द राइज ऑफ द फंडामेंटलिज्म इन द पाकिस्तान. फाइन. सो देयर आर लॉट्स ऑफ द केसेस जहाँ पे आईसिस की एंट्री हुई है पाकिस्तान में, लॉट ऑफ द केसेस, एंड इट इज गिविंग टेंशन टू इंडिया बिकॉज वी ऑफन से दैट इज पाकिस्तान्स इंटरनल मैटर इज इंडियाज इंटरनल मैटर. इंडिया को सारा कुछ पता है कि उसके इतने सारे फॉल्ट लाइन है और इंडिया यदि चाहे तो एट एनी टाइम एनी मोमेंट दे कैन क्रिएट सेपरेट पाकिस्तान. बहुत सारे पाकिस्तान के हिस्सा बना सकते हैं, जो हमने किया है इन 1971 में. वी हैव डन दिस एंड वी कैन डू दिस एज वेल. बट हम लोग नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली यदि पाकिस्तान वीक होता है और वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का राइज होता है तो उसका अल्टीमेट कंसिक्वेंस इंडिया के ऊपर होगा. दैट्स वाई मुशर्रफ का यदि असिस्नेशन अटेम्प्ट होता है तो रॉ उसको इन्फॉर्म करती है जाके.
कि आपका असैसिनेशन होने वाला है, क्योंकि यदि वहां का पॉलिटिकल लीडर, फॉर एग्जांपल सद्दाम हुसैन का डेथ होता है तो क्या होगा, आईसिस का राइज होगा। यदि उस टाइम मुशर्रफ की डेथ होती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मे हैव टर्न इनटू द वोलेटाइल स्टेट, और वहां पे पाकिस्तान में काफी इश्यूज होती, तो उसका जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो किसी नॉन रिस्पॉन्सिबल हैंड में चला जाता और वो किसको किसी तरह यूज कर लेते, उनको क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। सो दैट्स वाई इंडिया वांट अ स्टेबल पाकिस्तान, इसलिए हम लोग नहीं चाहते पाकिस्तान के टुकड़े हों, ऑल्दो वी कैन डू इट एनी टाइम, फाइन। और वी कैन सी द पाकिस्तान जो डिपेंड करता है 3 A's पे, क्या क्या है वो, अमेरिका, आर्मी और अल्लाह, ठीक है ना, ये इन तीनों को बेसिस पे ही होता है, फाइन। और उनके पास एक कंसेप्ट है इस्लामिक बम का, क्या है, 100 किलो का बम, सुना है क्या आपने ये। सो शेख राशिद इज इंटरनेट, जैसे अपने होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वहाँ के हैं शेख राशिद, बड़ बोले हैं वो, तो उनका कहना था कि जो हमने न्यूक्लियर बम बनाया है वो बम नहीं है, वो इस्लामिक बम है। और वो 100 किलो का बम, मतलब 100 किलो मतलब एक पाव दूध होता है ना, वो 1 किलो का, मतलब इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, दीज आर द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स विद द पाकिस्तान, कम थ्रेशोल्ड के हैं। उनका ये कहना है कि यदि इंडिया के ऊपर फेंकेंगे सिर्फ हिंदू मरेंगे और मुस्लिम को कुछ नहीं होगा उस बॉम्ब से। ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनका, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि हमने क्यों न्यूक्लियर बम रखा है, ये 100 किलो का बम क्यों रखा, क्यों नहीं फेंक देते इंडिया के ऊपर। और उनका ये कहना था कि मुस्लिम्स को कुछ नहीं होगा, सिर्फ हिंदू मर जाएंगे, ठीक है। अगेन पाकिस्तानी है, अलग ही लेवल के बेवकूफ़ हैं वो लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइन। सो इसलिए कहा जाता है कि दिस इज नॉट ए कंट्री, सो वी कैन कॉल इट ए स्टेट, ठीक है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट? यस, हाँ ये ठीक है। सो स्टेट में मैंने कहा 4 हिस्से होते हैं, हमने कहा था सॉवरेनिटी की बात करी थी, तो पॉपुलेशन होना चाहिए और पॉपुलेशन, इसलिए तो सब फैक्शनिज्म है, व्हाई देयर इज सब रीजनलिज्म इन द पाकिस्तान। बलूच आर डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, ठीक है, और बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान से 15 दिन पहले हो गई थी, लेकिन उनको कैप्चर कर लिया। द सेम गोज विद द गिलगिट बाल्टिस्तान, जीबी दैट वी कॉल, उसकी आज़ादी 1 दिन पहले मिल गई थी, बट उन्होंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे है कहीं सिंध, बाल्टिस्तान, जीबी, पार्ट ऑफ पीओके। देखिए ऑफिशियल इट इज अ पार्ट ऑफ, हम जो कहते हैं, देयर इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया, बट अगेन डिफैक्टो एंड डीजोर, देयर आर 2 वर्ड्स। डिफैक्टो जो फैक्ट का है, डीजोर जो रूल के थ्रू है, तो डिफैक्टो इट्स अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, बट डीजोर वी कॉल इट पार्ट ऑफ द इंडिया, जीबी दैट इज गिलगिट। इसलिए तो हमने कहा था 1 बेल्ट 1 रोड हम लोग क्यों मना कर रहे हैं, बिकॉज दैट पासेस थ्रू द जीबी, दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट्स व्हाई इन प्रिंसिपल वी आर अगेंस्ट द, हाँ हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान was again independent state that was given, सुनिए, it was part of the Kashmir that was given by the Maharaja of Kashmir to the Britishers on lease, ठीक है ना। अभी आज़ाद सब हो गए, लेकिन आज़ादी का जो डेट था ना वो गिलगिट बाल्टिस्तान का 1 दिन पहले थे पाकिस्तान का, 13 अगस्त को ही हो गए थे वो आज़ाद। लेकिन क्या हुआ था, वहाँ का जो सुप्रिटेंडेंट था उसने घूस खा लिया पाकिस्तानियों से, वहाँ पे जो झंडा इंडिया का फहराना था उसकी जगह पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, ठीक है, दैट इज द फैक्ट। और वो पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, तो उसने काबिलियों ने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नाउ, और इंडिया ने उसको दे भी दिया, ठीक है ना। स्टोरी वी विल डिस्कस व्हेन वी डिस्कस द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज द जीबी का रिलेशन, फाइन। सो दैट इज लेकिन अगेन फैक्ट, वो झंडा अदला बदली हुआ है बस, ठीक है ना। शक्तिमान को गंगाधर वाला झंडा पहना दिया, झंडा और गंगाधर को शक्तिमान वाला, बेसिकली इट वाज पार्ट, ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई डिस्प्यूट है वहाँ पे, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पूरे के पूरे टेरिटरी को चेंज कर दिया। और इंडिया उस टाइम सोचता नहीं था कि इट कैन बी एसेस टू द सेंट्रल एशिया, उसने सोच नहीं, स्ट्रेटेजिक थिंक नहीं थी। नेहरू ने कहा कि क्या ही करना उसको, छोड़ो, क्या लड़ाई करनी है। सो ही वाज अगेन ए नॉट रियलिस्टिक पर्सन, दैट विल अगेन स्टडी, तब तो कभी नहीं पार्ट करना। सो दैट इज द तुरुप का इक्का ना, यही तो तुरुप का इक्का है पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने क्यों अक्साई चीन दे दी उसको, चीन को क्यों दे दिया, इट वाज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, उसने गिफ्ट कर दिया। और उन्होंने जानबूझ के 1 बेल्ट 1 रोड को गिलगित बाल्टिस्तान से घुसाया है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया किसी ना किसी दिन कैप्चर कर लेगी, लेकिन चाइना रहेगी तो इंडिया डरेगी हमेशा कैप्चर करने। तो उसने तुरुप का इक्का खेल लिया और बहुत अच्छा खेला है ना, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। पाकिस्तानी की थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब स्ट्रेटेजिकली देयर कोई काट नहीं है, अभी तो नहीं है, यू कांट until there is a disintegration of China that happened with the USSR, तो कोई काट नहीं है। और that can be a possibility, that is disintegration of China is a one of the possibility, but again it's a distant possibility।
हमारा ही वी कॉल, अमित शाह ने कहा तो था जान दे देंगे, नहीं कर सकता ना, बिकॉज यू कांट डू दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या करेंगे आप कैप्चर करके, बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी। देर न्यूक एज वेल, प्लस देर इज सपोर्ट ऑफ चाइना। आप यहाँ कुछ करेंगे तो आपके ऊपर चाइना कुछ ना कुछ कर देगा। यू वॉन्ट बी एबल टू फाइट टू फ्रंट वॉर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, बहुत कम्प्लेक्स हो गया अब तो, लड़ाई इज नॉट पॉसिबल। वट अब पॉसिबल इज छोटी मोटी लड़ाई, ठीक है ना, दैट वी कॉल स्क्रिमिश, और फॉग ऑफ वॉर इज पॉसिबल, बट एक्चुअल वॉर अब पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। 72 वाला 71 वाला सिचुएशन अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगेन जो हो गया सो हो गया, और वो इंडिया का बेस्ट था, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज क्लियर नाउ, केस ऑफ पाकिस्तान। So fault liners are there in Pakistan, but India is not trying to exploit the fault line, because ultimately the consequences can be bad for India as well. That's why India कहती है इनको रहने दो अपनी जगह पे, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। बट लेट मी अश्योर कि सही में इंडिया चाहे तो किसी दिन अपने विम्स पे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, कैन डू, ठीक है ना, एट द कुछ भी कर सकती है इंडिया वहाँ पे, बट नहीं करती है जनरली। फाइन, चलिए लिख लिया ये वाला, लिखना है नहीं तो फोटो खींचना है तो खींच लीजिए, ठीक है। क्या क्या बर्फ वर्फ तो अभी देखिए, बर्फ इज एसेट फॉर यू, सो इट्स टूरिज्म में इट्स अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। सो पोल्स के बाद कहीं पे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा कोई रिसोर्स है तो इट्स ओनली सियाचिन। सियाचिन इज द पोलर एरियाज के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर कहीं है पूरे वर्ल्ड में तो सियाचिन में है। और आने वाला वर्ल्ड वी कॉल की लड़ाई जो होगी वो किसके लिए होगी, वाटर के लिए होगी। तो इफ यू आर कैप्चरिंग दैट वाटर वाला एरिया तो यू विल बी हैविंग एडेड एडवांटेज। फाइन, सो बहुत फ़ायदा है। एंड जो आप बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली नेहरू जी ने कहा था कि ये बंजर एरिया है, यहाँ पे घास फूस उगता है। तो एक हमारे पॉलिटिशियन थे कि सर आपका जो सर है वो भी तो टकला है तो हम इसको छोड़ दें क्या, उन्होंने एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किए थे, सर आपका सर है वो भी बंजर है तो हम क्या उनके आपके सर को छोड़ दें क्या। तो नेहरू बिकेम अवेयर कि क्या बोल दिया इसने, बट उस इज़ वेरी रीजनल एज वेल। उस टाइम इंडियन की एक्चुअली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी, ये सब लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस उसके नहीं सोचे थे, इसलिए अभी इतनी सारी इश्यूज है। फाइन, एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट है। अगेन देयर इज अ कॉस्ट बेनिफिट कि क्या इससे बेनिफिट हो सकता है। सो वी डू कि नहीं ठीक है रहने दो, जब दिन आएगा जब हो जाएगा कि एकदम वाटर स्कार्सिटी आ ही जाएगी देन वी कैन डू इट एनीथिंग, तब तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा ना। अभी ठीक है चलने दो, इंडिया को उतना लोड नहीं है अभी। फाइन, हाँ अभी तो बना लिया, अभी तो बहुत कुछ करेंगे क्योंकि आपने कश्मीर में वो 370 किया ना। सो इंडिया का क्या कहना था कि हम 370 दिए हुए हैं, उसका काउंटर क्या कहते थे कि जीबी इज ए इंडिपेंडेंट, उनको कहते थे ऑटोनोमस एरिया है। बट आप यदि 370 को रिवोक कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएशन कर देते हैं क्योंकि वो भी काउंटर रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों पैरेलली चीज़ें चल रही हैं और इसको पाकिस्तान से को भी फ़ायदा है। 370 हटने का पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। और जनरली स्पीकिंग कि आप जितना भी इन्वोक करते हैं उसको सबको पाकिस्तान को फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पे भी तो एक नेशनलिज्म का जो फीलिंग नहीं है वो ग्रो हो जाती है। आप कुछ अटैक करते हैं या कुछ इस टाइप का काम करते हैं तो वहाँ जो कहा था स्टेट है अभी तक और नेशन स्टेट नहीं बन पाया तो नेशनलिज्म की फीलिंग राइज होगी तो किसको फ़ायदा होगा, अल्टीमेट उनका होगा। बालाकोट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ है, पाकिस्तान को हुआ है, इंडिया को नहीं हुआ है। इंडिया को सही में नहीं हुआ फ़ायदा, हमने कुछ भी नहीं किया, वी हैव ओनली रेज द कॉस्ट फॉर द पाकिस्तानी बट इट यूनाइटेड पाकिस्तानी लाइक एनीथिंग। सो लॉन्ग टर्म फायदा हमेशा पाकिस्तान को हुआ है। बांग्लादेश के क्रिएशन का फायदा किसको हुआ है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को, उसके बाद पाकिस्तानियों को हुआ है। फाइन, बिकॉज उसके बाद उन्होंने टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, उससे पहले नहीं थी वो। सो उसका फ़ायदा हमेशा पाकिस्तान को होता है। इंडिया वाले सोचते हैं कि नहीं हमने तो क्रिएट कर दिया, भाई आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। अपने रिलेशन ख़राब थे तो आपके BSF के 13 लोग उन्होंने गला काट दिया था बांग्लादेशियों ने जब आपके रिलेशन ख़राब थे। तो इट डिपेंड्स कि कैसे गवर्नमेंट एंड कैसे रिलेशंस। फाइन, चलिए डिस्प्यूट इसी के ना नाक की लड़ाई है बेसिकली। इट इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल गिमिक्स। द फाइट इज़ नॉट फॉर द रियलिटी, द फाइट इज़ फॉर द अपीजमेंट, पॉलिटिकल रीजंस। फाइट इज़ नॉट फॉर द रियलिटी नाउ, अब नहीं हो सकती वो। अभी आपको कुछ करना होगा, अभी आपको करेंसीज आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, डेवलपमेंट की लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो लास्ट में ये होगा पाकिस्तान को तोड़ दो या PO को कफ ला। तो इट्स अगेन ए ट्रम्प कार्ड फॉर द इंडियन पॉलिटिशियन। अदरवाइज आई डोंट फाइंड ए वेरी गुड रीजन टू कैप्चर PO किए और एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, आई डोंट फाइंड। बाकी अपने अपने इसके डिपेंड करते हैं, किसी लोगों के ड्रीम्स हैं नहीं यूनाइटेड इंडिया एंड ऑल, नहीं है भाई, कॉस्ट बहुत हो जाएगा, बहुत कॉस्ट हो जाएगा।
सो नक्शा अगेन इज मोर टेंजेबल, नक्शे के बारे में आप मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है ना. सो नक्शा इज समथिंग दैट आई डोंट कमेंट. सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी हाउ पाकिस्तानी सीज वर्ल्ड, ठीक है ना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ पढ़ पा रहे हैं क्या आपको? कहीं इंडिया है यहाँ पे? कहाँ है? तो क्या है उनका सपना, क्या है इंडिया के ऊपर, या फिर हाउ दे सी इंडियंस, ठीक है ना. आईपीएल भी वो कहते हैं यार ये आईपीएल वो आईपीएल इंडिया वाले कर देते हैं, हमारे क्रिकेट को बहुत नुकसान है. रीज़न क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग है सब. यू स्टडी अबाउट द पाकिस्तान यू विल बी लाफिंग ऑल द टाइम. सो जब आईपीएल शुरू हुआ था तो पाकिस्तानी भी आ गए थे. पाकिस्तानियों ने क्या किया था, क्रिकेटर को खूब पैसा मिला, उन्होंने सऊदी वोदी में बंगले वंगले खरीद लिए, ठीक है ना. और 1-2 साल में 26/11 हुआ, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को नहीं किया जाएगा. वो क्या था, सिचुएशन ख़राब हुई थी. अभी क्या हुआ, उनका ईएमआई बहुत तगड़ा चला गया, ठीक है ना. खरीद तो लिए, उतना पैसा था नहीं, उनको लगा था 5-5 10-10 करोड़ मिल रहा है, बंगले वंगले खरीद लिए. तो उनको बहुत इस चीज़ के ज़्यादा जलन है कि हमारा ईएमआई नहीं भर पाया, रादर देन कि हमारा क्या रोल है या कुछ है. सो इसलिए कहते हैं कि यानी ये पार्ट ऑफ आईपीएल और हम इसको नफरत करते हैं. अगेन इज ए सटायरिकल इन्फोग्राफिक्स, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू आईआर, बट ये आपको समझ में आता है कि हाउ दे थिंक, ठीक है ना. और कहीं पे देख सकते हैं और भी 2 चीज़, ठीक है ना. अफ्रीका कहीं दिख रहा है? दे सी अफ्रीका ओनली एज ए क्रिकेट टीम, नथिंग एल्स. और हाउ दे सी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? इससे अगेन सटायरिकल, कुछ का रिलेशन नहीं, बट समझ गए आप जो आप बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ गया. बेसिकली वही बात है कि बेसिकली दे आर वेरी इमोशनल पर्सन, और इमोशनल कोई बंदा होता है उसको एक्सप्लॉइट करना इज़ वेरी इजी. सो कभी उनको रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, कभी उनको गजवा हिंद के नाम पे कर लिया जाता है. दिस आर द ड्रीम्स. गजवा हिंद मीन्स अगेन द ड्रीम ऑफ द पाकिस्तानीज टू रूल ओवर इंडिया अगेन. तो ये तो कह रहे हैं ये, दैट इज द गजवाए हिंद ओनली, ठीक है ना. अगेन देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना. कनाडा दे कॉल इट कनाडिस्तान. सो देर आर सटायरिकल है, इसका अपने पढ़ाई से लेना देना, लेकिन इट ऑल्सो गिव्स यू एनालिसिस कि पाकिस्तानीज कैसे सोचते हैं, कॉमनर्स उसके, हालांकि सब नहीं सोचते हैं, कुछ वहाँ पे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, समझदार लोग हैं, बट अगेन लार्ज पॉपुलेशन जो है दैट इज बेवकूफ़, वो पावर में है. दैट्स वाई इतने नरेटिव्स, इतने जो कलेश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो उन्हीं के कारण है, बिकॉज वो नहीं चाहते कभी रिलेशंस अच्छे हों. फाइन, उनकी जिनको आर्मी है दैट थ्राइव्स एंड रन्स ऑन द इंडिया. इंडिया खत्म हो जाएगा तो उनकी आर्मी खत्म हो जाएगी, आर्मी खत्म होने के पाकिस्तान अच्छा देश हो जाएगा, ठीक है ना. बिकॉज पाकिस्तान हमारी तरह ही हैं वो भी, बट थोड़े से बेवकूफ़ है, इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो और उसका कैसे कैसे इम्प्लीकेशन हुआ है. हमने क्या पढ़ा था, देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ द यूएसए, ठीक है ना. एज द पैरेलली देयर इज द राइज ऑफ चाइना, बट इन बिटवीन वाला एक ट्रांजिशन का फेज आया था. देन देयर वर डिक्लाइन ऑफ 2 स्टेट्स, बेसिकली 2 लार्जर ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड. 2 नहीं, लार्जली 3 कहेंगे. फाइन. सो यूएस जब अपने ठीक ठाक पोजीशन पे थी, देन एवरीथिंग वाज गुड. सो 3 पैरेलल पावर का भी ग्रोथ हो रहा था, दैट वी कॉल, नहीं, पहला हो गया जर्मनी, दूसरा जापान भी नहीं है, दूसरा हो गया रसिया. इट इज नॉट द यूएसएसआर बट इज द रसिया, एंड थर्ड इज द यूरोपियन यूनियन. सो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द यूरोपियन यूनियन. फाइन, जर्मनी वाज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. फाइन. सो देखिए मैंने कहा था डॉलर यूज टू बी करेंसी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्ल्ड यूएस हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड. ये सब मैंने बोल रखा है. नॉट ट्राई टू कनेक्ट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. क्या होता है, यूरोपियन यूनियन का क्रिएशन होता है और ये काफ़ी इंटीग्रेटेड एरिया थी. फाइन, इकोनॉमिकली वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इसमें क्या होता है, एक इनकी कॉमन करेंसी होती है जिसका नाम क्या रखा जाता है, यूरो. क्या होता है, यूरो. अभी यूरो वाज फास्टली ट्राइंग टू रिप्लेस हुम, डॉलर. डॉलर किसके लड़ाई, इसकी किसकी लड़ाई है, डॉलर के. तो बताइए यूएस क्या करेगी, सप्रेस करने की ट्राई करेगी, बट यूरो को सप्रेस करना वाज नॉट दैट पॉसिबल फॉर द यूएस. फाइन. तो एक तुरुप का इक्का खेलती है वो, एंड यू विल बी अमेज्ड, ठीक है ना. आपने ब्रेक्जिट का नाम सुना है, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट का नाम सुना है, सुना होगा. ब्रेक्जिट इज समथिंग जब ब्रिटेन का एग्जिट होता है यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से.
ठीक है, यूरो इज थ्राइविंग, डॉलर इज नॉट थ्राइविंग दैट वेल। तो क्या करेंगे, यूएसए वाले एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे, कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट क्या होगा, ब्रिटेन दैट इज अगेन ए सैटेलाइट स्टेट फॉर द यूएस। ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर ऑफ द यूएस। जैसे पाकिस्तान के लिए चाइना है, वैसे ही यूएस के लिए ब्रिटेन है, सैटेलाइट स्टेट कहते हैं उसको, फाइन। सो उनके सबऑर्डिनेट हैं वो। तो वो क्या कहते हैं कि अभी डॉलर का फॉल हो रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करेंगे क्या, ब्रेग्जिट करवा देंगे। दिस मीन्स जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसको कहेंगे तुम अलग हो जाओ। रिजल्ट क्या होगा उसका, फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ यूरो। यूरोपियन यूनियन का भी फॉल होगा और यूरो का भी फॉल होगा। रीजन क्या है, इनसिक्योरिटी ऑफ द यूएसए। रिजल्ट क्या होता है, ब्रेग्जिट शुरू कब होता है, 2016 में। 2015 तक यूरोप वॉज थ्राइविंग, सो वेरी ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ पे इंटरनल फ्रैक्शन क्रिएट कर देती है यूएसए, और यूएसए कहते हैं ब्रिटेन को कि क्यों तुम लोड ले रहे हो, तुम्हें चाहिए ना अपनी इंडिपेंडेंसी। और यूरो मीन्स था कि आपकी सॉवरेनिटी डाइल्यूट होती है। तो वहाँ पे सब नेशनलिज्म राइज कराने लगे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन क्या करेंगे, आपस में कहेंगे कि नहीं, अब हम यूरोप से अलग हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो यूनियन जैक है उसकी वैल्यू कम हो रही है और सब जगह यूरोपियन यूनियन का झंडा आ रहा है, फाइन। सो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, ब्रिटेन वाले वोट करेंगे किसके लिए, ब्रेग्जिट के लिए, और ब्रेग्जिट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखिएगा 2021-22 तक ब्रिटेन पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। रिजल्ट इसका क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ व्हाट, यूरोपियन यूनियन, फाइन। समझ में आ गया, ब्रेग्जिट का ओरिजिनल रीजन क्या था, इट वाज नथिंग लाइक ब्रिटेन से इसका कोई रिलेशन है, इसका सीधा सीधा रिलेशन है, दैट इज विद द फॉल ऑफ द डॉलर। डॉलर को दिक्कत हुई, यूएस को दिक्कत होगी, यूएस को दिक्कत होगी तो खुराफात कर देगा वो। वेस्टर्न वर्ल्ड हो कि ईस्टर्न वर्ल्ड हो कि नॉर्थ ईस्ट हो कि कहीं पे भी हो, वो कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट में, इराक में कर दिया, ठीक है ना, और यूरोपियन यूनियन में ये वाला काम कर दिया। चलिए, दैट इज द वन केस है। देखिए हमें भी नहीं आता। अभी क्या होता है ना, हम क्यों जानते हैं कि वाई देयर इज ए फॉल ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट उस टाइम जब हो रहा था ना तब नहीं समझ में आता। दिक्कत यही है ना, बिकॉज हम लोग पास्ट की चीज़ें पढ़ रही हैं, प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट पढ़ रहे तो हम लोग भी कुछ और कहते हैं, नहीं ब्रेग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप देखिए ना, ब्रेग्जिट का क्या रीज़न था, वो कहा था उन्होंने कि जो ब्रिटेन का नेशनलिज्म है वो पीछे पड़ रहा है, पीछे हो जा रहा है, इसका ना हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 अलग हो जाओ, और उसके बाद उन्होंने पैसे वैसे दिए, फंड वंड करा के बहुत सारे प्रोटेस्ट करवा दिए। होता है, सब जगह होता है। तो बाद में जो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर अस, बट व्हेन वी आर इनटू दैट टाइम पीरियड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑल दिस कंस्पिरेसीज दैट आर लेड बाय द बड़े बड़े लोग, छोटे लोग तो हम लोग तो खैर कहीं नहीं स्टैंड करते, फाइन। बट ओरिजिनल रीजन इनका यही है, दैट इज द वॉर ऑफ हेजेमनी बिटवीन द डॉलर एंड द यूरो दैट लेड टू द ब्रेक्सिट, फाइन, क्लियर है। चलिए, दूसरा है दैट रशिया and Germany. Let us try to understand the relation between the Russia and Germany as well. Germany is a world that is again a bright spot for the पूरे के पूरे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है पूरे दुनिया पे राज करने का, उनको मतलब नहीं है इस्लामिस्ट फोर्सेस से लड़ने का, उनको मतलब नहीं है इंडिया से बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का, उनको मतलब नहीं चाइना क्या कर रही है, दे डोंट गिव अ डैम, ठीक है ना। बिकॉज वो सेल्फ सस्टेनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू सी ऑल दिस जर्मन मेड थिंग्स, दैट वेरी वेरी इंजीनियरिंग, दे आर वर्ल्ड लीडर, जर्मन मेड कार्स एंड ऑल, ठीक है ना। कुछ भी देख लीजिए, जर्मनी मीन्स गुड, जर्मनी मीन्स एप्पल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो जर्मनी के अगेन जर्मनी इज ए एनर्जी स्ट्राइव कंट्री, मतलब दे डोंट हैव मच रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी, फाइन। सो रशिया इज ए अगेन एनर्जी सरप्लस कंट्री। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, बिकॉज जर्मनी वाज डिनाउंसिंग न्यूक्लियर पावर। आप याद कीजिए, एंजेला मार्केल का वन ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाज टू डिनाउंस क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर, बिकॉज जापान में फुकुशिमा हुआ था, जापान में न्यूक्लियर वो हुआ था, क्या कहते हैं स्पिलेज हुआ था, और उसका उन्होंने रिजल्ट क्या होता है, जर्मनी ने कहा कि वी विल रिड्यूस आवर न्यूक्लियर डिपेंडेंसी, और उन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया न्यूक्लियर। जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट जर्मनी में थे वो उन्होंने जीरो कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, हाँ वो वाला ही इससे रिलेटेड है। उसके बाद तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अब न्यूक्लियर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और रशिया, मैंने डिस्कस किया होगा, रशिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज दे आर एनर्जी रिच, दे हैव लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस एंड ऑल, फाइन। और जर्मनी को जरूरत थी क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने बंद कर दिए थे, फाइन। तो क्या करते हैं कि एक डील साइन होती है बिटवीन द रशिया एंड जर्मनी, जिसको कहते हैं नॉर्ड 2 पाइपलाइन। क्या कहते हैं, नॉर्ड, दैट इज नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है ना।
सो देर आर टू नॉड, नॉड 1 एंड नॉड 2. सो इस पाइपलाइन का मकसद था कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली गैसियल एनर्जी का, फाइन, फ्रॉम द रशिया टू द जर्मनी. इससे दोनों को फायदा होता. जर्मनी को एनर्जी मिल जाती और रशिया जो दैट वाज अगेन ए स्ट्राइविंग कंट्री, बिकॉज उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया से भी खराब है, ठीक है ना. हाँ, दे आर वेरी बैड इकोनॉमिकली, दे आर वेरी बैड, उनके पास कुछ भी नहीं है. बिकॉज अगेन आप देखिए ना, दैट इज सोशलिस्ट कंट्री. सोशलिस्ट कंट्री में चपरासी को भी उतना पैसा मिलेगा इतना डीएम को मिलेगा, तो ना डीएम खुश रहेगा ना चपरासी खुश रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे अपन से क्लैश होते रहेगा. दैट इज द रशिया बेसिकली, फाइन. सो इसका रिजल्ट क्या होता है कि रशिया को पैसा मिलने लगता है यूरोप का, ठीक है, और जर्मनी को एनर्जी मिलने लगता है रशिया का, और दोनों अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं. एंड अभी जर्मनी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, यूरोपियन यूनियन का सबसे स्ट्रांगेस्ट कोई नेशन है, दैट इज जर्मनी. एंड रशिया यदि स्ट्रांग होगी तो किसको नुकसान होगा, यूएसए को. दोनों से किसको नुकसान है, दोनों का कॉमन दुश्मन अब कौन हो जाएगा, बिकॉज दे आर चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ द यूएसए, फाइन. सो वो क्या करेंगे, बुढ़िया वाला काम करेंगे. याद करो मैंने बोला था घर की जो बुढ़िया होती है लड़ाई कराती है, वो लड़ाई करवा देती है. लड़ाई क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जर्मनी और रशिया के बीच रिलेशन खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 3 or 4 रीजंस. नहीं, दिस इज अंजेला मर्केल, वन ऑफ द मोस्ट sensible politician of the world, and she is retiring now, and she is the example of woman empowerment in true sense. So again I find it very amazing. There is a DW documentary upon the Angela Merkel, so just try to watch that documentary, you will be amazed to know about the Germany and the Angela Merkel का character, fine. So, बहुत अच्छी है ये. So कोई वर्ल्ड में यदि किसी के पास था सब चीज़ का इलाज तो इसके पास था, बट यूएसए ने कभी करने नहीं दिया. यूएसए दैट इज घर की बुढ़िया, नॉट द अंजेला मार्केल, फाइन. सो अभी क्या होता है कि नॉर्थ 2 पाइपलाइन सब कुछ अच्छा चल रहा था. देयर इज अ राइज ऑफ रशिया एज वेल एज देयर इज अ राइज ऑफ व्हाट, जर्मनी, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशन. अभी क्या करेगी यूएसए, रिलेशन बिटवीन द रशिया एंड जर्मनी खराब करवा देगी. कैसे खराब कराएगी, तो क्रीमिया दैट इज अगेन ए सपोर्टर ऑफ व्हाट, यूएसए, क्रीमिया में कुछ कराएगी, और क्रीमिया का असर क्या होगा, एनेक्सेशन, सॉरी यूक्रेन में कुछ ना कुछ करवाएगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, रशिया रिएक्ट करेगी और क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लेगी. यूक्रेन में इश्यूज आ रहे हैं रशिया के साथ, अभी भी चल रहा है, काफ़ी हॉट है वो, ठीक है ना. कल भी एक यूक्रेन की आर्मी की डेथ हुई है, और क्रीमिया का एनेक्सेशन हो जाता है. जिस दिन क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, फाइन, बिकॉज जर्मनी इज चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी. एट द सेम टाइम रशिया इज वेरी असर्टिव अबाउट देयर ऑन सॉवरेनिटी, और आपस में क्लैश हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पाइपलाइन जो है उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, और नॉर्थ 2 पाइपलाइन का फ्यूचर खराब हो जाएगा. सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, यूएसए को होगा, बिकॉज यूएस इज अगेन एनर्जी सरप्लस नेशन. जर्मनी को वो अपना एनर्जी देने लगेगी, रशिया पैसे के बिना कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज देयर आर्मी इज स्ट्राइविंग अपॉन द मनी ओनली. सो दिस इज द गेम प्लेड बाय द यूएसए बिटवीन द क्या कहते हैं, यूरो एंड बिटवीन द जर्मनी एंड द रशिया, फाइन, क्लियर है. बट इसको जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसी और तरह से पढ़ते हैं, ब्रेक्जिट की तरह पढ़ते हैं. इसको पढ़ते हैं व्हाट इज द रीजन बिटवीन द टेंशन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, बट ओरिजिनल रीजन क्या है, दैट इज द यूएसए. ये हमने इन्फोग्राफिक्स में दिया हुआ है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नॉर्थ 2 पाइपलाइन दैट हम लोग डिस्कस किया. तो आप देख सकते हैं जर्मनी में ही जाएगा अल्टीमेटली, और कहाँ से जाएगा, दैट इज फ्रॉम द रशिया से, ठीक है. और बहुत न्यूज़ में है ये, बट रीज़न कुछ उसका और है, फाइन. सो इसमें है. चलिए ये इसके बारे में अगेन दिस अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. प्लीज़ अब पिक या फोटो या लिखना है, आप लोगों को भी लिखना है तो लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट इज द IR. क्या रीज़न है इसके, क्या क्या कंसिक्वेंसेज हैं, वेरी डिफरेंट. हो गया. सो देखिए लार्जली मैं देखता हूँ नॉट इज अगेन इज ए वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द 3 things that is causing deterioration between the Russia and Germany relation. First is the repressive domestic politics in the Russia. We know Putin is a, मैंने कहा था अल्फा मेल, ठीक है ना. स्टोरी बताता हूँ अगेन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो अंजेला मार्केल ट्राई टू नॉर्मलाइज जर्मनीज रिलेशन विद द रशिया. वो मिलने जाते हैं. पुतिन क्या करते हैं,
पुतिन के पास कुत्ते बहुत हैं, फाइन. सी इज अ हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज ऑल्सो हेड ऑफ स्टेट. जब मिलने आते हैं तो पुतिन अपना कुत्ता छोड़ देता है खुला, और उसका जर्मन शेफर्ड ऑलमोस्ट ट्राई टू उसको काटने का, एकदम से ऑलमोस्ट ट्राई टू, इज एक्चुअली ओपन डोमेन में है. इसको काफ़ी इंसल्टिंग फील किया किसने, अंजेला मार्केल ने, और दैट वाज द टिपिंग पॉइंट दैट रशिया और जर्मनी के बीच रिलेशन खराब होना शुरू हो गया. वो एक रीज़न था, बट एक्चुअल रीज़न 3 है. पहला हो गया एक्सेसिव रेसिव जो उनकी पॉलिसीज़ हैं. अभी आप देखिएगा रशिया का एक अपोजिशन लीडर था जिसको उसने पॉइजन कर दिया था, और उसका फाइनली इलाज कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था. फाइन, ट्राई टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स. वाई जर्मनी में ही, और वाई पॉइजनिंग, और किसने पॉइजनिंग करी होगी, ठीक है ना. दीज आर रिलेटेड थिंग्स. फाइन. रशियन सीक्रेट सर्विसेज KGB क्वाइट एक्टिव इन यूरोप, क्वाइट एक्टिव. फाइन. सो असिस्टिनेशन करते रहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते रहते हैं वहाँ पे, और यूरोप वाले लोग उससे काफ़ी परेशान हैं. थर्ड इज द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन दैट अभी स्टिल गोइंग ऑन, यू माइट बी सीइंग इनटू न्यूज़, प्लस द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया. क्रीमिया का भी एनेक्सेशन किया उन्होंने, दैट्स वाई द रिलेशन बिटवीन द जर्मनी एंड, लेकिन इसका जो क्रिएशन हुआ है ना, this is a brainchild of basically USA, because USA never want any other country to lead the world, because they have the aspiration of having the hegemonic presence over the world. Fine, clear है, clear है. चलिए इसको ले लिया ना फोटो. चलिए अब देखिए रशिया क्यों परेशान होती है, रशिया क्रीमिया वगैरह में क्यों करना चाह रही है. तो देयर आर फ्यू रीजन्स. अभी आपने कुछ सुना है कि बेलारूस में कू हो गया था, सुना था कुछ न्यूज़ वगैरह देखते हैं आप लोग. बेलारूस इज ए कंट्री, यूरोप के पास है. फाइन. सो बेलारूस में कंट्री है दैट इज रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट इज देयर, ठीक है ना. और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है दैट इज लुकाशेंको. नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जान लीजिए. वहाँ का प्रेसिडेंट इज अगेन रशियन फेवर्ड पर्सन. और रीजन इसका क्या है कि बेलारूस में क्यों रशिया ने सपोर्ट किया था, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ द रशिया. फाइन. एंड प्रेजेंस ऑफ द नाटो दैट इज अगेन ए USA लेड पावर. फाइन. सो कैन यू सी मॉस्को, can you see the NATO members around the Russia? जो पर्ल ऑफ नेक चाइना ने इंडिया के साथ किया है, वो पर्ल ऑफ नेक USA ने रशिया के साथ कर रखा है. सो ऑल दीज कंट्री दैट हैविंग शेयरिंग बॉर्डर विद द रशिया आर पार्ट ऑफ द व्हाट, NATO. एंड द बेलारूस इज ए कंट्री दैट इज अगेन इंडिपेंडेंट. उनको कोई मतलब नहीं है नाटो से, लेकिन दे आर मोर फ्रेंडली टू whom, रशिया. Why Russia never want Belarus to be a part of the NATO? Because जो उस टाइम लड़ाई हुई थी वहाँ पे सिविल मूवमेंट जो हुआ था, इट इज़ फॉर द नाटो. वो कहते थे कि नाटो के मेंबर बनना है, एक सेक्शन का करना था, नहीं बनना है. इसलिए वहाँ पे खूब लड़ाई हुई थी. उस लड़ाई को सप्रेस करवाया था रशिया ने, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ फ्रॉम द पुतिन. वी कैन सी द फोटो ऑफ द पुतिन एंड दिस पर्सन, और बेलारूस का प्रेसिडेंट. फाइन. और ये न्यूज़ में था, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया का लोकेशन. सो व्हेन यू गिव योर closer detail of the geographical image, geographical or political photo of that thing, ठीक है ना. सो मॉस्को कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. और बेलारूस का जो राजधानी है दैट इज मिन्स्क, देख रहे हैं आप. सो रशिया की जो कैपिटल है दैट इज वेरी नियर टू द नाटो इन्फ्लुएंस वाला एरिया. और रशिया को हमेशा ये डर है कि जिस दिन ये बेलारूस पार्ट बन गया रशिया का, सो नाटो कैन एनी डे ओवरटेक मॉस्को, और मॉस्को का फॉल होता है तो पूरा का पूरा रशिया फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. तो हमेशा चाहती है कि एक बफर स्टेट बना रहे बिटवीन द नाटो एंड द रशिया. दैट्स वाई वो रशियन रिजीम हमेशा कहीं ना कहीं हेल्प करते रहेंगे. द सेम गोज विद द यूक्रेन, ठीक है ना. क्रीमिया क्यों इन्होंने एनेक्स किया, 2-3 रीजन से. SS to Russia is only this, SS to Russia if you are going to the sea route, only it is the through the Crimea. Plus कीव का और मॉस्को का डिस्टेंस देखिए, अगेन इट्स वेरी नियर. यूक्रेन इज ऑलरेडी ए न्यूट्रल स्टेट दैट वाज, एंड नाटो वाज ट्राइंग टू असर्ट देयर इन्फ्लुएंस ओवर द यूक्रेन. तो वो क्या करेंगे, क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लेंगे. और अभी देखिएगा 10,000 रशियन फोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर पे ऑलरेडी लगे हुए हैं. और कल एक क्या कहते हैं यूक्रेन के सोल्जर की डेथ भी हो गई है लड़ाई में. सो रीजन इसका कुछ और है, क्या है, दैट इज द इनसिक्योरिटी ऑफ द रशिया बिकॉज ऑफ इट्स कैपिटल दैट इज वेरी नियर टू द नाटो इन्फ्लुएंस एरिया. तो हमेशा चाहती है एक बफर स्टेट बना रहे बिटवीन द नाटो एंड द रशियन फोर्सेस. दैट्स वाई रशिया इज ट्राइंग टू असर्ट देयर हेजेमनी ओवर ऑल दिस स्टेट, एंड दैट्स वाई देयर आर सो मेनी सीक्रेट डील्स एंड सीक्रेट एजेंसीज आर डूइंग देयर वर्क. फाइन. सो सारी की सारी लड़ाई कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के टाइम की है. कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बट कोल्ड वॉर का हैंगओवर अभी भी है, एंड यूएस इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस हैंगओवर ऑफ द कोल्ड वॉर. क्लियर है, क्लियर है.
सो इसको फोटो लेना है, खींचना है तो खींच लिया। अगेन इट इज नॉट दैट रिलेटेड, बट इट विल मेक सेंस। अब जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे ना, वाई देयर इज अ फाइट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया एंड वाई थिंग्स आर डिटोरिएटिंग फास्ट। कहाँ पे? नहीं, हाँ हाँ, वो उसका पार्ट वी विल डिस्कस डिसकम्युनिकेशन ऑफ इवन दीज पार्ट, दीज थिंग्स ना यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द रशिया। रशिया बहुत बड़ा था। लैटविया, ठीक है ना, लिथुनिया जो यूरोप में है एकदम से, ये लिथुनिया यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द रशिया। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ लिथुनिया से, फाइन। सो प्योर जिसको कहते हैं आर्यन रेस का वो होते हैं, ब्लू आईज एंड लंबे, ठीक है ना। So that was all on the 4th phases of अपना इंटरनेशनल रिलेशन एंड वी आर डन विद दैट, फाइन। अभी हमारा शुरू होगा, दैट इज इंडिया का। एनी क्वेश्चन सो फार? ब्रेक लेना है? ब्रेक लेना है तो 1-2 मिनट का ले सकते हैं। ब्रेक के लिए हमेशा रेडी है। यू कैन टेक, बिकॉज फिर बोर भी हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। आप लोगों का मीडियम हिंदी और इंग्लिश? हिंदी, ठीक। हाँ लीजिए आपका ही। सो कोई इशू होगा ना तो लेट मी नो, मैं हिंदी में बता दूंगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। दे दूं? इतना तक का दे दूंगा। आज नहीं, कल दूंगा। आज तो मैं बना लूंगा ना इसको। आई विल मेक फाइनल टच दे दूंगा, दे लेना। दीज आर फॉर यू पीपल ओनली, फाइन। और हिंदी में आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत डिफिकल्ट होता है हिंदी में, रियली डिफिकल्ट। और मेरा है भी नहीं है। मैं हिंदी में बोल देता हूँ बिकॉज आई कम फ्रॉम हिंदी बेल्ट। तो मैं आपको कहीं लिखने का दिक्कत होगा ना, मुझे बता दीजिए, मैं हिंदी में उसको डिक्टेट करा दूंगा। क्योंकि मेरे लिए हिंदी में पीपीटी बनाना विल हिमालयन टास्क फॉर मी। मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। खराब होता है, बहुत खराब हो जाता है उसमें कुछ तो। बहुत दिक्कत होती है हिंदी ट्रांसलेशन। आपको हिंदी में दिक्कत है ना, कभी मुझे बता दीजिए। आप लोगों को भी हो ना, बता दीजिए, मैं उसको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, फाइन। मैं आई एम कंफर्टेबल। बट बनाना बहुत दिक्कत होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर इन इंग्लिश। अगेन माई मीडियम वॉज अगेन इंग्लिश, बट आई एम कंफर्टेबल, आई सिंग बोथ द वे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और जनरली बी टेक मुखर्जी नगर में मिक्स होती है, बहुत सारी क्लासेस सिर्फ इंग्लिश में होती है, तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं होता। बिकॉज आई नीड टू स्विच माई लैंग्वेज, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, मुझे दिक्कत होती है बहुत बार, मैं अटक जाता हूँ बोलते बोलते। रीज़न ये होता है, आई नीड टू स्विच करने पे प्रोसेस लैग हो जाता है। सो रिलेटेड है, गॉट इट। अभी नया लिख लीजिए, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड दैट इज द एक्चुअली सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमें प्रिल्यूड देना बहुत ज़रूरी था। अब मैं ये सब नहीं बोलूँगा, स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर ये सब कुछ नहीं बोलूँगा, आप सबको क्लियर है। और जिन्होंने नहीं देखा, आप मेरे 3 वीडियोस देख लीजिए, इट इज़ अवेलेबल नाउ ऑन द यूट्यूब, फाइन। सो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, ठीक है। लेट मी गेट इट। सुमन, सचिन शर्मा, माइंड ब्लोइंग, ओके। अमित कुमार, नमस्ते सर, नमस्ते। बफरिंग हो रही है शायद, आपका नेट स्लो हो, हमारी तरफ से तो नहीं हो रही, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? भारत की विदेश नीति, फाइन। और ये आपके एक्चुअली सिलेबस का पार्ट हो जाता है। अगेन मैं सेइंग, अगेन आई एम सेइंग अगेन कि कोई इंटीग्रेटेड स्टडी होनी चाहिए, कोई प्रीलिम्स और मेंस का नहीं होता। आप प्रीलिम्स तभी कनेक्ट पढ़ाएंगे। आप देखिए ये आ जाएगा कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ मिंग्स, ठीक है ना, बेलारूस का क्या इशू है, तो आपको पता होगा। और मैपिंग से 3-4 क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो अंटिल अनलेस यू नो द बैकग्राउंड, यू वॉन्ट बी एबल टू रिमेंबर द थिंग। और रिमेंबर करना बहुत ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए पीछे। आपको भी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपकी फर्स्ट ही क्लास है। सो लेट अस सी कि पर्पस क्या होता है भारत की विदेश नीति का और फॉरेन पॉलिसी का। व्हाट इज द पर्पस? नेशनल इंटरेस्ट होता है, देयर इज नथिंग लाइक नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट? क्या होता है? देश हित तो हिंदी हो गया इसका, जिसका फायदा हो। मैं कहता हूँ अगेन, इंटरनेशनल रिलेशन में मोरालिटी वोरालिटी कुछ नहीं होता, एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होता। इफ हमें यदि सद्दाम हुसैन या कोई इस टाइप का आदमी को एग्जीक्यूट करना पड़े तो यूएसए करती है, इंडिया नहीं कर पाती, क्योंकि इंडिया कहती है ये खराब काम है,
डर्टी जॉब नहीं करते, लेकिन यदि देश हित में होता तो हमें करना चाहिए. दैट इज माई व्यू एज वेल. फाइन, मुझे लगता है कि करना चाहिए. एंड एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स योर नेशन इज नेशनल इंटरेस्ट. सो अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट ही है. ठीक है, चलिए. और इसका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता, कोई डेफिनेशन भी नहीं होता, डिपेंड करता है. फाइन, जैसे यूएसए के लिए जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो हमने बोला भी होगा. लक्षद्वीप के पास आके उन्होंने इंडिया को प्रोवोक किया था, साउथ चाइना सी में हमेशा वो करते रहती हैं. सो नेशनल इंटरेस्ट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता. एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स योर नेशन, इट कैन बी इकोनॉमी, इट कैन बी कल्चर, इट कैन बी पॉलिटी, इट कैन बी एनीथिंग. सो आपको नेशनल इंटरेस्ट में है. वैक्सीन, if vaccine is helping your nation building, why India is sending 50,000 doses of vaccine to the Taliban, sorry, or to the Afghanistan? Because we are having very our interest into Afghanistan and we want to protect that. For that we have to appease the things in the grab of the humanitarian help. और क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं दूसरे लोगों के क्या कि ठीक है हम ये अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमारे जो अल्टीमेट गोल है कि हमारा जो वहाँ पे एसेट है $3 बिलियन का वो प्रोटेक्टेड रहे. इसलिए हम लोग क्या करना है, तालिबान को 50,000 दे रहे हैं. ठीक है ना, तो अल्टीमेटली किसको दे, सांप को दूध पिलाना हो गया ये, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मोरालिटी वोरालिटी कुछ नहीं होती है इंटरनेशनल रिलेशन में. सबका सब क्या होता है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. फाइन, चलिए. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड की ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना, मुख्य मुद्दा क्या है, क्या हमारे मुख्य वो है जिसके कारण नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए आप, अदरवाइज आई विल गिव द नोट. हिंदी वालों को मैं लिखा देता हूँ. ठीक है, सो लिखना है तो लिख लीजिए. पहला हो गया संप्रभुता, इंग्लिश में सॉवरेनिटी. और संप्रभुता का डेफिनेशन हमने देख रखा है. सो जो नए हैं उनको पुराने वीडियो देख लिए, इट विल मेक थिंग्स क्लियर यू. अभी देखिए, मैं यदि ये बता देता तो मुझे वो भी बताना पड़ता ना, मैंने पहले ही बता दिया, तब ये सब दिक्कत नहीं है. आई विल टच एंड गो और बहुत फास्ट हो जाएगा प्रोसेस. दूसरा लिखिए पीसफुल पेरिफेरी, दैट इज शांतिपूर्ण संबंध. लिख लीजिए इसको, पेरिफेरी को चलेगा, शांतिपूर्ण संबंध. सिर्फ संप्रभुता लिखिए, पार्ट ऑफ इट. आपने वो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी संप्रभुता का ही पार्ट होता है. ठीक है ना, सो इट विल थिंग्स. ठीक है ना, संप्रभुता का ही पार्ट होगा. आपको उससे पहले वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास यू विल बी स्ट्रगलिंग, क्योंकि मैंने अच्छे से डिस्कस किया व्हाट आर द पार्ट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द सॉवरेनिटी. उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी आती है. फाइन, शांतिपूर्ण संबंध दूसरा लिख लीजिएगा. पेरिफेरी को छोड़ दीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखिए हिंदी वाले. प्रमुख शक्तियों के साथ फ्रूटफुल रिलेशन को क्या बोलेंगे, फ्रूटफुल. हाँ, प्रमुख शक्तियों के साथ, प्रमुख शक्तियों में 5 लिख लीजिएगा. कौन कौन से हैं? P5 नेशन, P5 चाइना के साथ लेके यूएसए, ब्रिटेन, रशिया. हाँ ठीक है ना, प्रमुख देशों के साथ. हाँ P5 दैट इज, हाँ वी विल सेपरेटली रीड इट अबाउट P5 नेशंस. फाइन, नेक्स्ट लिखिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण. अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण. अच्छा, इंडिया कभी नहीं कहती हमें परमानेंट सीट चाहिए यूएन में. इंडिया का क्या है ऑफिशियल वर्जन, दैट इज द राइटफुल प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशन. ठीक है ना, इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक वर्ड. फाइन, नेक्स्ट लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में. वे वर्ड कभी यूज नहीं करते परमानेंट, यही होता है. दिस इज ऑफिशियल, दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द इंडिया, दैट इज राइटफुल प्लेस इन द. हाँ वर्ड है, दैट इज चॉइस ऑफ. अरे देखिए, मोदी जी इज नोन एज द ऑरेटर एंड ही इज इम्प्रॉम्प्टू. वो जगह पे आके बोलते हैं, वो पढ़ वढ़ के नहीं बोलते जनरली. बट यूएन में जो उन्होंने भाषण दिया, याद कीजिए 2015 में पहली बार यूएन को इंडस्ट्री वो पढ़ के दिया था उन्होंने. रीज़न यही है कि उनको डिप्लोमेट्स ने बोला कि आप यदि इम्प्रॉम्प्टू देंगे ना, आप अचानक से भाषण देंगे ना, कुछ शब्द हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में. तो वो वर्ड वही यूज़ होना चाहिए जो एक्चुअल कनोटेशन में होता है, नहीं तो उससे रिलेशन खराब हो जाते हैं. So the word India, that is India's foreign policy, although we call the permanent, but it is the official word, that is the rightful place
मतलब हमारी इज्जत नहीं मिल रही है, कहते हैं ना हमारे घर में हमारी इज्जत नहीं है। तो वही कर रहे हैं ये मुन्ना भैया, हमको चाहिए फुल इज्जत। वसंत, बफरिंग प्रॉब्लम, आई विल कनेक्ट विथ माई टेक्निकल स्टाफ ना, बफरिंग का इशू आ रहा है तो। हम्म दिख रहा है, लैगिंग है। नेक्स्ट लिखिए काउंटर टेररिज्म, दैट इज टू ऑब्वियस, ठीक है ना। काउंटर टेररिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? अभी यही लिख लीजिए, काउंटर टेररिज्म यही लिख लीजिए, मुझे भी शब्द नहीं आ रहा। हाँ ऐसा ही होगा कुछ, आतंकवाद निषेध होगा एक्चुअली, जो शुद्ध होगा ना, लिख लीजिए इसको, सही बोल दिया। आतंकवाद निषेध, समाप्ति तो नहीं, निषेध, समाप्त तो करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज समथिंग। आतंकवाद निषेध बेसिकली वर्ड होगा, निषेध इज बेटर वर्ड। खात्मा इज नॉट यूटोपियन, खत्म तो हो ही नहीं सकता। बहुराष्ट्रवाद को बढ़ावा, मल्टीलैटरलिज्म। बहुध्रुवीय विश्व, दैट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुध्रुवीय, धुरीय, धुरी होती है ना, दैट इज मल्टीपोलर। ध्रुवीय, बहुध्रुवीय विश्व, सब हमने पढ़ रखा है मल्टीलैटरलिज्म, इसलिए वो सब मैं पहले बताता हूँ, नहीं तो ये सब कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मुझे सबको डिस्क्राइब करना पड़ता है, मुझे किसी को डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, और करना पड़ गया मतलब आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है। छूट जाता होता है, कुछ छूट जाए तो बता दीजिए, वी कैन डिस्कस, ठीक है ना। आप लोगों को भी समझ आना है, बता दीजिए, तो आई विल डिस्कस। साउथ साउथ कोऑपरेशन, सो बेसिकली हाँ, इसको दक्षिण दक्षिण मत लिखिए, आपको मैं पहले समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि साउथ साउथ। सो पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज नॉर्थ वर्ल्ड एंड द साउथ वर्ल्ड, फाइन। नॉर्दर्न वर्ल्ड आर डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अपना यूरोप का, यूएसए का पार्ट, और जो भी डेवलप कंट्री उसको बोलाता है नॉर्दर्न वर्ल्ड, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको बोलाता है साउदर्न वर्ल्ड। सो इंडिया का जो कहना है कि हम लोग साउदर्न वर्ल्ड यानी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके लीडर बनेंगे, उनको मतलब नहीं, अभी हम लोग एस्पिरेशन ही नहीं है डेवलप वर्ल्ड का। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं उसके बीच में आपस के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, दैट इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, फाइन, ठीक है। सो नॉर्थ साउथ वही है, नॉर्थ साउथ नहीं नहीं नहीं, हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन ही है अभी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ साउथ। इंडिविजुअली वी टॉक अबाउट द नॉर्थ साउथ, बट एज ए नेशन स्टेट वी टॉक अबाउट द साउथ साउथ कोऑपरेशन, बिकॉज ब्रिक्स, आप देखिए ना एग्जाम्पल आपके पास, ब्रिक्स क्या है? ब्रिटेन कहाँ हो गया यार, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इसमें अब चाइना जाके डेवलप्ड हुई है बट ऑफिशियली नहीं हुई है, हाँ, मतलब नहीं मानती क्योंकि उससे फायदा भी है ना। गरीबी बहुत बड़ा बिजनेस होता है, गरीबी हटाओ हटाओ करके कांग्रेस 2004 तक शासन कर दिया, तभी भी गरीबी नहीं हटी, बिकॉज गरीबी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल। कहते हैं भाई, कहते हैं दीज आर फैक्ट, आई एम नॉट प्रो और अगेंस्ट द बीजेपी और प्रो कांग्रेस, पर कहा जाता है गरीबी इज ए वेरी गुड बिजनेस। करेंगे तभी तो पॉलिसीज आएंगी, कहेंगे तभी तो पैसा, गरीबी हटाने के लिए पैसा लाओ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ करके एक बहुत मेजोरिटी से जीत गई थी, बिकॉज ऐसा होता ही है, ठीक है ना। सो लिख लीजिए विकासशील देशों के बीच के संबंध, फाइन। चलिए, हाँ गरीब नहीं हटेंगे कभी, गरीबी हटाएंगे, ठीक है ना, गरीबी हटेगी, गरीब नहीं हटेंगे, फाइन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लिखिए। It is the test of excellence of foreign policy, जो सॉरी, इट इज द टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आवर रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज, आपके पड़ोसी मित्र देशों के साथ आपके कैसे संबंध हैं, इसको हमारी विदेश नीति ही आयुष
बताती है, ठीक है ना। हमारे इमीडिएट नेबर्स है ना, यही तो हमारा है। जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके साथ कैसे रिलेशन है डजेंट मैटर, जो आपके पड़ोसी हैं उसके साथ आपके कैसे रिलेशन है वो बहुत मैटर करता है, फाइन, ठीक है ना। ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन बेसिकली। सो वैश्वीकरण के बाद हमारे विदेश नीति की महत्वता इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहले हम लोग अलग थलग थे। चाइना में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं था। चाइना में यदि रेयर अर्थ मटेरियल बन रहा है नहीं बन रहा हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत नहीं थी। हम लोग खुश थे बैलगाड़ी से। अभी रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें ज़रूरत किसी है, गाड़ी की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, सबके लिए चाइना की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। इसलिए ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबलाइजेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिटवीन द बिकॉज ऑफ द फॉरेन। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के बाद देखिएगा इंडियन नेशनल हेड का विजिट बहुत बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियल विजिट हो जाता है। मोदी जी को हल्के में लोग कह देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा विदेश में घूमते हैं, पर उसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, फाइन। सो ये होता है। चलिए, तो हम देश को, अपने पड़ोसी मुल्कों को कैसे देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रीज़न यही है फॉरेन पॉलिसी का, हमारे अपने रिलेशन अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे अच्छे हों। और दो अप्रोच हैं, दो ऐसे रास्ते हैं जिससे हम देखते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों को। पहला इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको कहते हैं मंडला थ्योरी। क्या कहते हैं? मंडला थ्योरी। अगेन मंडला थ्योरी वाज गिवन बाय हुम? चाणक्य, कौटिल्य। एंड कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? बुक वाज रिलेटेड टू पॉलिटी, नॉट इकोनॉमी। बट अगेन इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी वहाँ पे लिखी हुई है, फाइन। सो अर्थशास्त्र में मंडल थ्योरी कहती है कि जो हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो नेचुरल एनिमी होते हैं। क्या होते हैं? लिख लीजिए, लिख लीजिए। देयर आर टू अप्रोच टू द देयर विदेश नीति के मुख्यतः दो पहलू हैं। कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार नेबर्स आर नेचुरल एनिमी। इसका हिंदी क्या होगा? पड़ोसी मुल्क हमारे शत्रु होते हैं, असली नहीं, शत्रु होते हैं। वो मंडल थ्योरी थी, पुरानी थ्योरी थी, अब चीजें बदल गई है, फाइन। बट जनरली इट इज कंसिडर्ड कि नेबर्स आपस में लड़ते ही हैं। यू सी एनी वर्ल्ड ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड, यू विल सी दिस, ठीक है ना। या ट्रेडिशनल, इंग्लिश में आप ट्रेडिशनल अप्रोच लिख लीजिए इसको, कौटिल्य। इट्स अगेन पार्ट ऑफ मंडला थ्योरी, बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन। कौटिल्य ने कहा था मंडल थ्योरी है वो। नेचुरल एनिमी, प्रेजेंट अप्रोच और तत्कालिक अप्रोच को क्या बोलते हैं? तत्कालिक, हाँ, जो भी पहुंची होगी, है ना। पहुंच, पता नहीं अप्रोच क्या होती है एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता। इट्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। हाँ हाँ, सो यू माइट बी लाफिंग क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी ख़राब है, प्लीज़। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा मेरे से एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ शब्द आते नहीं हो, मुंह पे नहीं आते कुछ शब्द। दृष्टिकोण, तत्कालिक दृष्टिकोण, एक्चुअली हाँ, एक हो गया तत्कालिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, अप्रोच, दृष्टिकोण। सो ये कहती है कि देखिए, आपके पड़ोसी के घर में यदि आग लग रही होगी तो हाउ यू कैन इमेजिन कि यू आर सेफ। आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपको ये लगेगा कि वो आग कहीं ना उसकी लपट हमारे पास आएगी। दैट्स वाई इंडिया नेवर वांट अनस्टेबल पाकिस्तान। वो हमेशा कहती है पाकिस्तान स्टेबल रहे, तुम लड़ो कटो मरो मुझे मतलब नहीं है, स्टेबल रहे, और उसका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, एटलीस्ट वो स्टेबल रहे। हमें मतलब नहीं तुम्हारे यहाँ बम फूट जाए। कराची में अगेन 15 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ है, बट हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ठीक है तुम्हारा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, दैट शुड बी इन सेफ हैंड। दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर इट इज मिलिट्री स्टेट और द नॉन मिलिट्री स्टेट। उनको नहीं पता है, उनको आर्मी वाले पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं तब भी हम कंफर्टेबल हैं। पर जे परवेज मुशर्रफ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे हमारे, उसी टाइम तो हुआ था एग्रीमेंट, बहुत बड़ा एग्रीमेंट, दैट विल स्टडी। और उसके बाद इमरान खान जो सिविलियन गवर्नमेंट, उसके साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं। हमें मतलब नहीं है कि कौन वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, हमें कि हम पाकिस्तान स्टेबल रहना चाहिए। दैट इज आवर लार्जर पर्पस। वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है तो इट विल परकोलेट टुवर्ड्स द इंडिया, उसका कहीं ना कहीं ऑफशूट इंडिया के पास। बिकॉज द सेकेंड और प्रेजेंट अप्रोच सेज कि वी आर नॉट सेफ इफ आवर नेबर हाउस इज बर्निंग
एज वी आर लिविंग इन कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। हमारी काफ़ी ज़रूरतें आपस में हैं जो मैच करती हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारी बहुत सारी नहीं भी हैं, लेकिन चाइना के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ हैं, श्रीलंका के साथ हैं। श्रीलंका में हम क्यों चाहते हैं कि स्टेबल रिजीम हो? क्योंकि हमारे नाविक जाते हैं वहाँ पे मछली मारने के लिए, दे गो फॉर द, ठीक है ना, फिशिंग, और वहाँ पे यदि स्टेबल कंडीशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई होगी। वो होता भी था। दैट्स वाई इंडिया इंटरवेंट इनटू द श्रीलंकन इंटरनल अफेयर। कहाँ पे? इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज ड्यूरिंग 1980s। फाइन, इसका रीजन है। फाइन, सो इस रीजन क्योंकि अप्रोच बदल हो गया। श्रीलंका में कुछ इशू होता है तो उसका इफेक्ट इंडिया को बहुत पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर होगा। फाइन, चलिए अभी कंडीशन क्या हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन के साथ इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है, और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो लड़ाई के चांसेस कम होंगे। दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यदि रिलेशन को नॉर्मलाइज करना है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। फाइन, इसलिए कहा जाता है ना कि यदि ट्रेड बढ़ेगा तो हमारे इंटरेस्टेड आपस में क्लैश नहीं होंगे। अभी हमारा यदि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम कहते हैं ना भाड़ में जाए पाकिस्तान, वी डोंट गिव ए डैम, कहते हैं ना हम, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है। सेंधा नमक के अलावा हम उससे कुछ नहीं मंगाते लार्जर, ठीक है ना, छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी आलू टमाटर मंगा लेते हैं। फाइन, और पाकिस्तान में हमसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगाता, ऑल्दो वी गिव देम मेडिसिन। पाकिस्तान का मोस्ट ऑफ द मेडिसिन इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया ओनली। सो यदि वो बीमार पड़ते हैं तो इंडिया के कारण ठीक हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते। लेकिन यदि और ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, P2P कनेक्शन याद कीजिए, B2B कनेक्शन, ठीक है ना, G2G कनेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, ट्रैक 5 डिप्लोमेसी याद कीजिए, मैंने कहा था ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। तो वो सारी चीज़ें यदि हो जाएंगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत है कि वही हमारे पास नहीं है, इसलिए कहते हैं द इंटीग्रेशन इज द की। और करतारपुर कॉरिडोर इज वन ऑफ द एग्जांपल, कहाँ पे P2P कनेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन वी विल हैव टू गिव क्या कहते हैं, पाकिस्तान के सिनिस्टर मोटिव्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। वो क्या करेंगे, द P2P कनेक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि वो हैं बदमाश, बाय नेचर दे आर बदमाश कंट्री। तो वो क्या करेंगे, रेडिकलाइजेशन को बढ़ा देंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ा देंगे, खालिस्तान मूवमेंट बढ़ा देंगे। वो उनको क्या चाहिए, अल्टीमेट मोटिव गिविंग इंडिया 1000 कट्स, याद कीजिए 1971 के टाइम में हमने डिस्कस किया था। तो वो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि बहुत अच्छे रिलेशन भी हो जाएं, क्योंकि उससे नुकसान अल्टीमेटली हमारा। लेकिन यदि ठीक ठाक रिलेशन होते हैं, यदि नवाज शरीफ का स्टील इंडिया में कंज्यूम होता है, इज नोन एज वन ऑफ द स्टील टाइकून ऑफ द वर्ल्ड, यदि उसके स्टील का इंडिया में कंज्यूमेशन बढ़ जाता है तो नवाज शरीफ कभी चाहेगा कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब है, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमिंग कंट्री। हमें बहुत जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, स्टील बहुत लगेगा। नवाज शरीफ हमेशा चाहता था इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो। याद कीजिए करगिल भी उसको बिना बताए हुआ था, और अभी भी इमरान खान गवर्नमेंट ने उसको हटाया इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चाहती एक्चुअली, वहाँ के दूसरे जो आर्मी जो रूल करती है वो नहीं चाहते कि इनके रिलेशन अच्छे हों। फाइन, क्योंकि आर्मी थ्राइव किस पे करेगी, इंडिया हेट्रेड पे काम करेगी। तो सेकेंड थ्योरी यही कहती है। चलिए, लेकिन क्या होती है ना, ग्लोबल चैलेंज तो रहता ही है, बट हमारी जो ओल्ड राइवलरी है वो चलती रहती है। फाइन, अगेन दिस इज अ फनी थिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम बाद में देखना, पहले स्टेटमेंट देख लें। व्हाट इज इट सेज, complex independence is a situation in which nations are forced to love whom otherwise one will love to hate। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बिकॉज these statement will not find। हिंदी में मैं बता दूंगा। सो पहले समझ लीजिए स्टेटमेंट का मतलब क्या है। What is the meaning of the statement? We have stated ना कि हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहता है कि नेबर्स आर नेचुरल एनिमी, लेकिन जो अभी तत्कालिक हमारी दृष्टिकोण है वो कहती है नहीं, यदि हमारा नेबर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद तो और सिचुएशन खत्म हो बदल गई, तो हम आपस में काफ़ी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी के कारण क्या होता है कि ऑल्दो वी मे हेट चाइना, बट ड्यू टू द डिपेंडेंसी अपॉन द चाइना वी विल हैव टू लव चाइना। द सेम गोज विद द चाइना, दे डोंट लाइक इंडियंस। ठीक है, वो कहते हैं इंडियंस ऐसे ही हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है ना, बीमार लोग हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है तो गलवान भी हो जाएगा, स्टिल दे विल कॉल कि नहीं ट्रेड अच्छा हो, मिलिट्री रिलेशन खराब उनको मतलब नहीं, लेकिन ट्रेड अच्छा हो। दैट इज द रीजन। ठीक है ना, आई हेट यू लाइक आई लव यू। फाइन, सो लव हेट रिलेशन चलता रहता है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट ग्लोबलाइज, इट्स क्वाइट इंटरडिपेंडेंट, कंप्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है। लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, आपसी मतभेद नहीं होगा ना, डिपेंडेंसी, आपसी डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं, हाँ, आपसी निर्भरता के कारण जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नफरत
करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक बड़ा गांव बना दिया है, दैट कॉल्ड ना ग्लोबल विलेज, गांव बना दिया है। और आप लोग तो कहते ही हैं रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट इज द मीनिंग कि आपकी निब्बी से या निब्बा से लड़ाई होती रहती है, ठीक है ना, सो यू कॉल इट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो आई हैव सीन बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में, अब तो खैर फेसबुक, मेरे टाइम में ऑर्किड हुआ करता था, सो वहाँ पे बड़ा चलता था। अभी यू नीड टू इफ कहते हैं ना वी यूज टू स्टॉक, ठीक है ना, एवरीवन इज स्टॉकर, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। सो वी यूज टू सी अच्छा इसका रिलेशनशिप सिंगल है कि, पहले यही देखते थे। तो जिसने लिख दिया इट्स कॉम्प्लिकेटेड, सिंगल है तो मतलब बहुत अच्छा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड मतलब चांस है, कंधा बनने का चांस है, ठीक है ना ठीक है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है अब एक दूसरे के ऊपर। राइट, क्लियर है अभी ये वर्ड? Now this is infographic that shows the dependency of the world with each other. It's very important again. So very interesting as well. That's why मैं कहता हूँ ना कभी war is not possible now. हो गया जो हो गया सो हो गया। War भी होगा तो अब किसके लिए होगा? ट्रेड के लिए होगा। Can you see the dependency of the different countries with the different nation state? इंडिया का पहले देखिए, कुछ लग रहा है? कुछ नहीं ज़्यादा। यूएसए का फिर आइए। बहुत सारा है मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा अभी अच्छे से, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट दैट अभी इम्पोर्टेंट पूरे वर्ल्ड में, दैट्स वाई ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ लार्जली बहुत ज़्यादा हमारी, देखिए ऐसे तो नहीं दिख रहा, बट यू विल सी टू द क्या कहते हैं यूएसए का डिपेंडेंसी, दैट इज़ वर्ल्ड लीडर। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है दैट इज़ अगेन द क्या कहते हैं अफ्रीकन रीजन, ठीक है ना, दैट इज़ अगेन चाइना का भी होगा, देन चाइना भी है। कहने का पूरा लबोलुआब यही है कि द वर्ल्ड इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स नाउ इट इज, ठीक है ना, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ट्रेड है, सर्विसेज का रिलेशन है, इंटरचेंज है, और बिटवीन ट्रेड एंड सर्विसेज का भी इंटरचेंजिंग है, फाइन। और जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वॉर के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज वॉर इज़ अ वेरी कॉस्टली बिजनेस, और वॉर के कारण हमेशा अफेक्ट होती है तो कमर्स होती है, ठीक है ना, कमर्शियल आस्पेक्ट हमेशा अफेक्ट किया, और इसीलिए यूएसए ने ग्लोबलाइजेशन को लीड किया। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? चाइना को। तो क्या होगा? डी ग्लोबलाइजेशन, मैंने कहा था ना, और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, वैश्वीकरण का उल्टा, ठीक है ना। वैश्वीकरण का उल्टा होगा तो क्या होगा? चांसेस क्या होंगे? अब वॉर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी कम हो रही है। रशिया और क्रीमिया का लड़ाई होगा, देयर आर लाइकली चांसेस कि इंडिया एंड चाइना विल आल्सो फाइट ए वॉर, ऑल्दो इट विल नॉट ए फुल स्केल वॉर, बट देयर आर चांसेस कि छोटे स्केल का वॉर हो, रीजनल वॉर्स हो, फाइन। बहुत सारी अदर कंट्रीज, सीरिया में वॉर होगा, ठीक है ना। ऑल क्रेडिट गोज की बिकॉज यूएसए अब नहीं चाहती कि ग्लोबलाइजेशन हो, और अभी यदि लड़ाई होगी तो नुकसान किसको ज़्यादा होगा? चाइना और रशिया की बात करते हैं, चाइना को होगा। फायदा किसको होगा फिर? रशिया का होगा। सो पहले जर्मनी, पहले यूरोप, पहले, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन, फिर जर्मनी, रशिया तो पहले टारगेट में था, अभी चाइना। सो ऑल दिस सजेस्ट कि यूएसए की एक ही पॉलिसी है, बेग देयर नेबर्स। क्या है? बेग देयर नेबर्स मीन्स अब बेग देयर नेबर्स, एनिमी को भीख, हाँ एक्चुअली अपने दुश्मनों को भिखमंगा बना दो, दैट इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द यूएसए। बैक द नेबर्स कहते हैं वो लोग, फाइन, इट्स ऑफिशियल कि अपने विरोधियों को भूखा बना दो। रशिया या नंगा जो भी कहते हैं उसको गरीब बना दो, ठीक है ना, रशिया, उसको उन्होंने वो कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट रशिया इज क्रिपल्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। जर्मनी के रिलेशन अच्छे होने लगे, उसको कर दिया उन्होंने खराब। अब चाइना इज टारगेट, एंड आई एम डैम श्योर दैट दे विल क्रिएट सम इश्यूज इन द चाइनीज रीजन एज वेल। वो चाइना को परेशान करेंगे, और दैट्स वाई देयर आर फ्रिक्वेंट वॉर, और एक ही उनका ट्रम्प कार्ड है, दैट इज इंडिया, एंड दैट्स वाई दिस कॉड एंड ऑल इज गोइंग ऑन। जिसका अल्टीमेट फायदा यूएसए को होगा। बेवकून कौन बनेंगे? हम बनेंगे, इंडियंस बनेंगे, बिकॉज लड़ाई होगी तो हमारा लॉस होगा, सब चीज़ का लॉस होगा, फाइन। सो मोस्ट प्रोबली देर विल बी वॉर, और वॉर तो नहीं होगा, फुल स्केल नहीं होगा, बस शॉर्ट स्केल का कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली है, ठीक है, बिकॉज उसको फायदा यूएसए को होगा, फाइन,
क्योंकि उनके भी तो इक्विपमेंट है ना, मैंने कहा था डिफेंस इंडस्ट्रीज वाई क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ऑफ द है अभी 5 मिनट 10 मिनट वी कैन डिस्कस, ठीक है ना. सो अगेन दैट वाज अगेन पॉलिसीज इंट्रोडक्शन ऑफ. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. लार्जली 6 फेजेस हैं, ठीक है ना. अभी मैं बस इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में, फाइन, बिकॉज वी आर रनिंग, हो गया ना टाइम शायद, ठीक है ना. हाँ व्हेन, इसलिए ये देख लेते हैं, फोटो आप ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस, फाइन. और हमारा अगला जो टॉपिक होगा हम यही डिस्कस करेंगे, फाइन. और एक्चुअल सेंस में अब शुरू हो गया. सब पढ़ेंगे, सब पढ़, मैं पीपीटी दूंगा ना कल. मैं एक पहला नहीं, मुझे मेरे फ़ोन में दिखती है, फ़ोटो में नहीं आएगा. फ़ोटो में क्योंकि खूब जूम करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. डिपेंड करेगा आपका फ़ोन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है. सो बेसिकली देखिए, देयर आर 6 फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और डिफरेंट फेजेस में कौन कौन से लोगों ने लीड किया वो भी हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेहरू अप टू द मोदी, ठीक है ना. हमारा ये डिस्कशन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, फाइन. तो शुरुआती दौर में हम क्या थे, नॉन अलाइंड थे, ठीक है. और उससे भी पहले समझते हैं कि हमारी कोई पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी है क्या, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट करती है. किसने नहीं बोला, किसने यस बोला? यस पहले नहीं वाले कैसे नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा मतलब. हाँ, यस वाले कैसे है? तो एग्जाम में आएगा फिर कहेंगे कि अब देखा था कहीं, लग तो रहा है पढ़ा पढ़ा लेकिन है. हाँ आप बताइए. हाँ, इफ़ देर इज समथिंग जहाँ फॉरेन पॉलिसी की ऊपर बात होती है, इंडिया का कोई भी आर्टिकल ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो. एग्जैक्टली, बैंग ऑन. सो यहाँ पे है भी आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल पीस. अब इतना तो मैं करूँगा ही, ठीक है. सो आर्टिकल 51 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इंडिया की जितनी फॉरेन पॉलिसी है, जिसका जो मदर सोर्स है यानी कि मुख्य स्रोत है, वो आर्टिकल 51 है. क्या है आर्टिकल 51? क्या? डीपीएसपी है. डीपीएसपी क्या कहती है? इज फोर्सेबल और इनफोर्सेबल. पहले फोर्सेबल है कि नहीं है? नहीं है ना, बिकॉज पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज इंडिया ट्राइंग टू अचीव, ठीक है ना. ये क्योंकि इंटेंजिबल अभी है. व्हाट आर्टिकल 51 सेज, सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेन पॉलिसी को पढ़ना होगा तो ये आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है. क्या कहती है, पढ़िए कोई. मैं पढ़ देता हूं, अभी मैं पढ़ देता हूं. आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है ना, एंड सिक्योरिटी, एंड दैट इज द एक्चुअली कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ये क्या कर रहे हैं, हमें शांति चाहिए और क्या चाहिए, समृद्धि चाहिए. और इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रिवॉल्व करती रहेगी. यू टॉक अबाउट एनी फॉरेन पॉलिसी, ओरिजिनल जेनेसिस लेज इनटू द आर्टिकल 51. इसलिए आर्टिकल 51 को पढ़ना बहुत जरूरी है, फाइन. इसको पढ़ लीजिएगा बड़ा अच्छे से, अदरवाइज आई विल गिव यू द नोट्स एज वेल, बट पढ़ लीजिएगा. सो फर्स्ट में इरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट. पहले हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की बात करी थी. नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? गुट निरपेक्षता, मीन्स नहीं जाना. डज इट मीन न्यूट्रलिटी? नहीं. मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब होगा गुट. आपने खुद बोल दिया ना, गुट निरपेक्ष, मतलब आप किसी के पास नहीं जा रहे हैं तो कैसे आप कहेंगे? इट डजंट मीन न्यूट्रलिटी की बात नहीं करता ये. वी डोंट टॉक अबाउट न्यूट्रलिटी इज सेम वर्ड, इट्स द सेम वर्ड. कहीं नहीं जाएंगे. न्यूट्रलिटी इज ऑल अबाउट, यही हम पढ़ने वाले हैं. नॉन अलाइनमेंट जनरली बुक में लिखा जाता है गुट हाँ, गुट निरपेक्षता कहते हैं कि हम लोग किसी के पास, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम जाएंगे, डिपेंड करेगा हमारे चॉइसेस क्या है, ठीक है ना, हमारे प्रेफरेंस क्या है, तो हम किसी के पास भी जाएंगे, लेकिन हम किसी एक के पास ही नहीं रहेंगे. दैट इज द नॉन अलाइनमेंट. तो किताबों में भी गलत लिखा हुआ गुट निरपेक्षता मतलब हम किसी के पास, ऐसा नहीं था. सो आप देखेंगे नेक्स्ट मैंने काट दिया है. जनरली इट इज रिटन दैट नॉन अलाइनमेंट इज नॉट ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन और द न्यूट्रलिटी. कहीं नहीं था ये. अगेन इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, फाइन. सेकेंड पॉलिसी आज द रियलिज्म एंड डिस्कवरी. जब हमें रियलाइजेशन हुआ, जब हमें क्या हुआ,
आपको बुद्धि कब आती है? एग्जैक्टली इसने बहुत खाई है, सो प्यार में धोखा खा के ही बुद्धि आती है, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता। याद कीजिए कबीर को, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना को, प्यार में जिसने धोखा गया पंडित भय गया वो। फाइन। सो दूसरा जो पॉलिसी था दैट इज द रियलिज्म एंड डिस्कवरी। हमें जब धोखा मिला, चाइना ने धोखा दिया, ठुकरा दिया हमारा प्यार। इंतकाम फिर हम आगे करेंगे, रीजनल एसेशन। इंतकाम इज रीजनल एसेशन व्हेन वी आर असर्टिंग आवर हेजेमनी इन द बांग्लादेश, इन द श्रीलंका, इन द मालदीव्स। ठीक है ना, इंतकाम कर रहे हैं हम लोग। इंतकाम के बाद क्या होगा? ऑटोनॉमी। अभी कहेंगे मम जीवनम, वो याद कीजिए, वो नियम। फिर कहेंगे माई लाइफ माई रूल। फिर हम आ जाएंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में, हम कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से। ठीक है ना, हम रहेंगे ना यूएसए के पाले में, ना रहेंगे हम रशिया के पाले। ठीक है ना, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ पावर। नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंस बिटवीन चाइना, रशिया, इंडिया, सबका बैलेंस होगा कहीं ना कहीं, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट फेज है दैट इज द इनर्जेटिक डिप्लोमेसी। देन जो भी मोदी का इरा चल रहा है, मीन्स कि अभी पूरे फुल एनर्जी है, फुल पावर है, और हम लोग डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं एनर्जी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद के अब एस्पिरेशंस हैं जो हमें वर्ल्ड पावर पे लगाना है, तो हमारी एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी, ढीले डाले होकर नहीं रहेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट द इंडियाज 6 phases, एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट लीडर्स एंड देयर अप्रोचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द नेहरू अप टू द मोदी। फाइन, चलिए।